पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लाइन एक स्पाई वॉर में फंसने के बाद इंटिस एम्बेसडर का टारगेट बन गया था। अपनी सेफ्टी के लिए उसने एक सुपर पावरफुल चार्म बनाया और एक मिस्टीरियस फीमेल बॉडीगार्ड भी हायर की। लेकिन तभी एम्बेसडर का राइट हैंड मैन रोसागो पुलिस वाला बनकर उसके घर आ धमका। वहां तीनों के बीच एक माइंड ब्लोइंग मिस्टिकल फाइट हुई और एंड में क्लाइन ने रोसागो को मार गिराया। अब वो रोसागो की स्पिरिट से सीयर पाथवे के फॉर्मूलाज निकालने की तैयारी में है। तो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो सभी लोग। आज की इस वीडियो में ना कुछ मतलब बहुत खतरनाक होने वाला है। लाइक इक्वली है ना, क्लाइन एक एडवेंचर में जाने वाला है जहाँ पे वो एक बड़े से बेसमेंट में जाएगा और वहाँ पे उसे ना एक बहुत गहरे सच का राज पता चलेगा। तो प्लीज इस वीडियो को देखना, क्योंकि और अगर तुम पूरा एपिसोड देखे हो ना तो तुम्हें ये पीक लगेगा। लाइक लिटरली बहुत खतरनाक एडवेंचर है, तुम्हें भी मजा आएगा और मुझे तो काफी मजा आया। और मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज कहनी थी कि तुम जो कह रहे हो ना कि ये एक्सप्लेनेशन छोटा हो रहा है, मतलब लॉन्ग वीडियो चाहिए, तो अगर तुम कंपेयर करोगे ना जो नॉवेल है असल में फॉर मेरी वीडियोस, तो मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। तो यह वही कहना था। और गाइज मैं सोच रहा था कि मैं 3 दिन की है ना यूट्यूब से छुट्टी ले लूं, क्योंकि देखो अभी थोड़ा सा है ना ये हो रहा है, मेरा भी मोटिवेशन डाउन चल रहा है क्योंकि व्यूज इतने नहीं आ रहे और जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ ना उतनी उसके मुताबिक हो नहीं रहा है। तो और रीच इतनी नहीं हो रही है, मतलब मैं अगर रीच हो जाती ना, लाइक बहुत सारे बंदे देख रहे होते तो थोड़ा मोटिवेशन मेरा ठीक रहता। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी कुछ और चीज़ों को फोकस करूँ, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के शॉर्ट्स बनाना या फिर थोड़ा लोर एक्सप्लेन करना जिसमें मैं पाथवे या फिर ऐसी वाली चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। तो या मैं कुछ दूसरा ट्राई करके देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए टाइम चाहिए होगा, इसलिए ना मुझे थोड़ी दिन की छुट्टी नहीं पड़ी होगी। और अगर कल वीडियो आ जाती है तो समझ लेना कि हाँ मैं मतलब छुट्टी नहीं लेने वाला, कुछ नया ऐसे। बट या आई थिंक मैं ले लूँगा। तो या बस देखना, तुम एंजॉय करना वीडियो को। बाय बाय। आज के एपिसोड में क्लेन एक ऐसी अनजान जगह एक्सप्लोर करने वाला है फोर्थ एपोक के एक भयानक राज को छुपाए हुए है। वहां उसे सामना करना पड़ता है एक ऐसी सच्चाई का जो उसके होश उड़ा देगी। जब वो एक दरवाजा खोलता है उसे सामने दिखती है ओवरनाइट गॉडेस की एक इंसानी मूर्ति। लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि सच्चे भगवान की इंसानी मूर्ति नहीं होती, सिर्फ इविल गॉड्स की होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिस देवी को क्लेन और पूरी दुनिया पूजती है वो असल में एक धोखा है? तो पिछले चैप्टर में रोसागो के मरने के बाद अब टाइम था उसके आखिरी गेंस कलेक्ट करने का, यानी उसकी रूह से पोशन फॉर्मूलाज निकालने का। क्लेन ने अपनी चेयर पर आराम से बैठकर ड्रीम डिवाइनेशन के थ्रू उसकी स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की और वो सीधा एक ग्रे धुंधली सी दुनिया में पहुंच गया जो रोसागो की यादों से बनी थी। वहां एक गैस लैंप जल रहा था और सामने एक डेस्क पर पुराना सा स्क्रॉल रखा हुआ था। सबसे पहले तो क्लेन को वही फॉर्मूलाज दिखे जो उसके पास पहले थे सीयर और क्लाउन के, लेकिन फिर उसे एक अनजान आवाज सुनाई दी जो रोसागो को वार्निंग दे रही थी। और सच कहूं तो ये वार्निंग सिर्फ रोसागो के लिए नहीं बल्कि क्लेन और हम सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। वो आवाज कह रही थी, तुम डिवाइनेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए हो। डिवाइनेशन तुम्हें सिर्फ एक नतीजा बताती है, एक रेहल लाइन, वो तुम्हें प्रोसेस नहीं बताती। मतलब सोचो, डिवाइनेशन ने बताया कि एक स्टॉक से प्रॉफिट होगा तो तुमने सारा पैसा लगा दिया, लेकिन शायद उस प्रॉफिट का मतलब था कि वो स्टॉक 30 साल बाद प्रॉफिट देगा और उससे पहले वो सिर्फ गिरेगा। फेट को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है और डिवाइनेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर सवाल का जवाब दे दे। और यही नहीं, उस आवाज ने यह भी कहा कि डिवाइनेशन में इंटरफेरेंस भी हो सकती है, मतलब कोई तुम्हें गलत रास्ता भी दिखा सकता है। अगर तुम आंख बंद करके सिर्फ डिवाइनेशन पर भरोसा करोगे एक दिन उसी की वजह से मारे जाओगे। ये सीन मुझे बहुत पावरफुल लगा क्योंकि ये हमें दिखाता है कि इस दुनिया में पावर्स मतलब सब कुछ नहीं है, सावधानी और अक्ल भी उतनी ही जरूरी है। और क्लेन भी यही सोच रहा था कि रोसागो इसी वजह से मारा गया क्योंकि ग्रे फॉग की वजह से वो उस खतरे को डिवाइन ही नहीं कर पाया। इसके बाद विजन आगे बढ़ता है और रोसागो वो स्क्रॉल खोल लिखा था। सीक्वेंस 7 मैजिशियन। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स थे एक मिस्ट्रिएंट की असली जड़ और एक डॉग पैटेड ब्लैक पैंथर का सारा स्पाइनल फ्लूइड, मतलब काफी रेयर और खतरनाक चीजें। ये देखकर क्लेन के दिमाग में आया, सीयर, क्लाउन और अब मैजिशियन, ये तो पूरा सर्कस बन रहा है यार। उसे वो सूट वाला क्लाउन याद आया जिससे वो पहले मिला था, जो हवा में गोलियां चलाता था और आग के बीच से जंप करता था। क्लेन समझ गया कि मैजिशियन बनने के बाद उसकी लड़ने की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। जैसे ही उसने ये सोचा सीन बदल गया। इस बार वो एक शानदार कमरे में था जिसके चारों तरफ सोने की मूर्तियां थीं और वही आवाज रोसागो को फिर से कुछ याद दिला रही थी। आवाज ने कहा, जब तुम फेसलेस पोशन पियोगे तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम किसी का आखिर भी भेष बदल सकते हो लेकिन ही हो। ये सुनकर क्लेन के कान खड़े हो गए। फेसलेस तो सीयर पाथवे का सीक्वेंस 6 लेस है। ये वही पावर थी जिससे रोसागो ऑफिसर फैक्सिन बना था और शायद नकली डिटेक्टिव्स रियल भी वही था। अब सोचो, एक जासूस के लिए इससे बड़ी पावर क्या हो सकती है? वो किसी भी भीड़ में गायब हो सकता है, किसी भी जगह इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। मतलब क्लेन के लिए ये पावर एक जैकपॉट की तरह थी। इससे उसकी जान बचने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते।
तभी उसकी नजर एक पतले से सोने के पेज पर पड़ी जिस पर फॉर्मूला लिखा था। सीक्वेंस फेसलेस, मेन इंग्रेडिएंट्स थे 1000 फेस्ट हंटर का म्यूटेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड और एक ह्यूमन स्किन्ड शैडो का कैरेक्टरिस्टिक। क्लेन को तुरंत याद आया कि 1000 फेस्ट हंटर एक तरह का ड्रैगन होता है जो अब लगभग खत्म हो चुका है, मतलब ये फॉर्मूला मिलना भी बहुत मुश्किल होने वाला था। इसके बाद सीन फिर से चेंज हुआ। इस बार रोसागो ने एक सफेद विग और डार्क टक्सीडो पहना हुआ था और उसकी दाढ़ी भी थी। उसे इंस्ट्रक्शन देने वाली आवाज अब और भी बूढ़ी लग रही थी। उस आवाज ने कहा, ये एडवांसमेंट पहले जैसा आसान नहीं है। तुम्हें पोशन एक रिचुअल के साथ पीना हो गए। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें हाई सीक्वेंस के नीचे की सबसे खतरनाक पावर्स में से एक मिलेगी। रोसागो ने पूछा, रिचुअल क्या है? बूढ़ी आवाज ने जवाब दिया, समुद्र में जाओ, एक मरमेड ढूंढो और जब वो गाना गा रही हो तब पोशन पियो। भाई साई रिचुअल है, मतलब एकदम किसी फैंटेसी मूवी जैसा सीन लग रहा था। तभी उस बूढ़ी आवाज के हाथ में रखी किताब से रोशनी निकली और हवा में फॉर्मूला दिखने लगा। सीक्वेंस 5 मैरियोनेटिस्ट। जैसे ही क्लेन ने ये देखा उसके सिर में जोर का दर्द होने लगा। ये सिग्नल था कि उसकी स्पिरिचुअलिटी खत्म होने वाली है। पिछली लड़ाई में उसने अपनी बहुत सारी एनर्जी यूज कर ली थी और अब ये डिवाइनेशन की बची खुची ताकत भी खींच रही थी। विजन टूटने लगा था, सब कुछ बिखर रहा था, लेकिन क्लेन ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी ताकत लगाकर फॉर्मूला के बाकी हिस्से को स्कैन किया। मेन इंग्रेडिएंट्स, एंशिएंट रेट्स की धूल और एक 6 विंग्ड गार्गोयल का कोर क्रिस्टल और कचाक। क्लेन की हिम्मत जवाब दे गई और सपना अनगिनत टुकड़ में टूटकर गायब हो गया। वो असल दुनिया में वापस आ गया और उसकी हालत बहुत खराब थी। वो जमीन पर झुका और उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। सामने खून, ब्रेन मैटर और बॉडी के टुकड़े पड़े थे। बहुत ही घिनौना मंजर था। उसने चारों ओर देखा, मिस बॉडीगार्ड अभी भी सो रही थी। उसने जल्दी से कैंडल बुझाई और रिचुअल का सामान समेटा। अभी वो ठीक से सांस ले ही रहा था कि अपनी गर्दन के पीछे ठंडी हवा महसूस हुई। उसने डरकर पीछे मुड़कर देखा तो मिस बॉडीगार्ड जाग चुकी थी और हवा में तैर रही थी। उसकी पूरी बॉडी थोड़ी ट्रांसपेरेंट लग रही थी, जैसे उसकी एनर्जी भी काफी कम हो गई हो। भाई, ये सीन बहुत टेंशन वाला था। अगर मिस बॉडीगार्ड को पता चल जाता कि क्लेन ने सीक्रेटली डिवाइनेशन किया है तो वो उसे वहीं मार देती। लेकिन क्लेन ने पहले से ही एक कहानी सोच रखी थी। उसने घबराने की एक्टिंग करते हुए कहा, मैंने जब उसके सिर में गोली मारी तो भी उसकी बॉडी हिल रही थी। मुझे डर लगा कि वो वापस जिंदा ना हो जाए, इसलिए मैंने घबराहट में अपने सारे चार्म्स इस्तेमाल कर लिए। शायद उसी का असर आप पर हुआ। उसका डर असली था, इसलिए उसकी एक्टिंग और भी परफेक्ट लग रही थी। मिस बॉडीगार्ड ने पहले खुद को देखा और फिर शांत आवाज में पूछा, शुरुआत में वो कौन सा चार्म था? क्लेन ने बिल्कुल सच सच बता दिया कि कैसे उसे 400 पाउंड्स में एक काला कान मिला था, जिससे उसे एक ग्रेट एक्सटेंस की आवाज सुनाई दी। मिस बॉडीगार्ड की नीली आंखों से घूरती रहीं और कमरा एकदम शांत हो गया। फाइनली उसने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट ढूंढ लेना चाहिए। यह सुनकर क्लेन मन ही मन मुस्कुराया। उसका प्लान काम कर गया था। मिस बॉडीगार्ड को लगा कि ट्रू क्रिएटर की आवाज सुनकर क्लेन एक पोटेंशियल पागल बन चुका है, इसीलिए वो उस आवाज के असर से जल्दी रिकवर हो गया और इसी वजह से उसे क्लेन पर शक नहीं हुआ। फिर क्लेन ने कहा, जल्दी से यहाँ सफाई कर लेते हैं, MI9 वाले यहाँ आ सकते हैं। उसने ग्लव्स पहने और रोसागो की बॉडी से सामान ढूंढने लगा। उसे कुछ कैप्स, 2 कागज की गुड़िया और एक अजीब ऑरेंज कलर का पेपर मिला। मिस बॉडीगार्ड ने बताया कि वो एक नोटरी से जुड़ा मिस्टिकल आइटम है। तभी रोसागो की लाश से एक अजीब सी चमक निकली और वो सब मिलकर एक काली, बिना पुतली वाली आंख में बदल गई। क्लेन ने अनजान बनते हुए पूछा, ये क्या है? मिस बॉडीगार्ड ने कहा, कुछ बेकार सा। क्लेन समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। ये रोसागो का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक था, जो मैरियोनेटिस्ट पोशन का मेन इंग्रेडिएंट था, लेकिन क्योंकि उस पर ट्रू क्रिएटर का असर था, इसलिए मिस बॉडीगार्ड के लिए वो बेकार था। क्लेन ने बहुत चालाकी से कहा, यह हम दोनों का इनाम है, आप पहले चुन लीजिए। मिस बॉडीगार्ड ने एक पल सोचा और वो नोटरी सर्टिफिकेट उठा लिया और जैसा क्लेन ने सोचा था, उसने वो बेकार काली आंख उठा ली, जो असल में उसके लिए सबसे कीमती चीज थी। तो भाई, पिछले चैप्टर में रोजागो का काम तमाम हो गया था और अब क्लेन उसके स्पॉइल्स ऑफ वॉर चेक कर रहा है। जैसे ही क्लेन उस काली आंख जैसी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को छूता है, उसके दिमाग में अजीब व गरीब आवाजें गूंजने लगती हैं और एक जोरदार दर्द होता साथ। लेकिन इस दर्द के साथ उसे एक बहुत ही अजीब चीज दिखती है। उसे दिखी उसके और मिस बॉडीगार्ड के शरीर से अनगिनत काले धागे निकल रहे हैं, जो दूर कहीं अनंत में जा रहे थे। भाई सीरियसली, ये सीन उन लोगों के लिए जिन्हें ट्राइपोफोबिया है, मतलब हर तरफ ब्लैक थ्रेड्स ही थ्रेड्स। क्लेन को सडनली रियलाइज होता है कि यही मैरियोनेटिस्ट की पावर का असली एसेंस है। ये पावर तुम्हें लोगों के शरीर और आत्मा से जुड़े हुए धागों को देखने और कंट्रोल करने देती है। सोचो कितनी ओवरपावर्ड एबिलिटी ये। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रू क्रिएटर से करप्टेड थी, मतलब साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा थे कि इसे एक मिस्टिकल आइटम की तरह यूज ही नहीं किया जा सकता था। क्लेन सोचता है, यार अभी इसे ग्रिफॉग के ऊपर प्यूरिफाई करने का रिस्क नहीं ले सकता। ये दूसरी बार होगा जब वो ट्रू क्रिएटर से पंगा लेगा और इस बार शायद वो बच ना पाए। तो वो उस आंख को एक आयरन सिगार केस में बंद कर देता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एक स्मार्ट डिसीजन था, क्योंकि फालतू का रिस्क लेने का कोई पॉइंट नहीं था। अब आती है सीन को साफ करने की बारी।
ऑफिस में रोजागो की लाश पड़ी खून है। खूनी क्लेन टेंशन में है कि इसका क्या करें। तभी मिस बॉडीगार्ड जो इतनी देर से शांत खड़ी थी कामली कहती है मुझे करने दो। क्लेन शॉक हो जाता है। तुम उसे समझ नहीं आता कि एक रेत कैसे सीन क्लीन करेगी। और भाई अब जो होता है ना वो देखकर तुम्हारे होश हो जाएंगे। मिस बॉडीगार्ड रोजागो की लाश के पास जाती है और उसके ऊपर लेट जाती है और धीरे धीरे वो उस लाश के अंदर समा जाती है, उसके साथ फ्यूज हो जाती है। अगले ही रोजागो की लाश की उंगलियां हिलती हैं। जमीन पर पड़ा सारा खून, ब्रेन मैटर, सब कुछ रिवर्स फ्लो होकर उसकी गर्दन पर वापस जुड़ जाता है और एक नया सर बन जाता है। लेकिन ये सर नॉर्मल नहीं था, इस पर अनेकों क्रैक्स थे, जैसे एक टूटा हुआ शीशा हो जो बिखरा ना हो। ये सीन इतना टेरिफाइंग था कि क्लेन भी एक कदम पीछे हट गया। सच में ये किसी भी हॉरर स्टोरी का सबसे डरावना सीन हो सकता था। रोजागो की लाश अपने पैरों पर खड़ी होती है, अपनी पुलिस कैप उठाती है और अपने टूटे हुए चेहरे को आधा ढक लेती है। मर्डर सीन पर एक भी निशान नहीं बचता। मतलब ऐसी प्रोफेशनल क्लीनिंग। क्लेन महिमन उसकी तारीफ करता है। जब मिस बॉडीगार्ड उस लाश को कंट्रोल करके दरवाजे की तरफ जाती है तो क्लेन उसे वार्न करता है, अरे कैरीज मत लेना और ज्यादा रोशनी वाली जगह से मत जाना। सोचो कोई ड्राइवर उस टूटे सर को देख लेगा तो उसकी क्या हालत होगी। लेकिन मिस बॉडीगार्ड उसकी बात बिल्कुल इग्नोर कर देती है। तभी क्लेन को वो चीज याद आती है। वो चिल्लाकर कहता है, सुनो, वापस जाते हुए रोजागो पुराने कपड़े ढूंढ लेना, क्योंकि रोजागो पुलिस यूनिफॉर्म में आया था, लेकिन उसके अपने कपड़े तो कहीं आसपास ही होंगे। अगर पुलिस को वो कपड़े मिल गए और उन्हें पता चला कि क्लेन को कोई चोट नहीं आई तो बहुत बड़ा पंगा हो सकता है। उन्हें शक हो जाएगा कि एक नॉर्मल डिटेक्टिव ने इतना पावरफुल बॉडीगार्ड कैसे हायर कर लिया। क्लेन अपने दिमाग में सारे लूप होल्स बंद करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी रोजागो की लाश रुकती है और एक अजीब रस्टी आवाज में कहती है, मुझे पता है। उसका कॉन्फिडेंस देखकर क्लेन थोड़ा हैरान होता है। फिर उसे याद आता है, ओ हाँ, मिस बॉडीगार्ड तो स्पिरिट वर्ल्ड के करीब है और डिविनेशन भी स्पिरिट से ही कनेक्ट करता है। इसका मतलब वो अपने इंस्टिंक्ट से ही सब कुछ ढूंढ लेगी। ये रियलाइज करके क्लेन शांत हो जाता है। लाश के जाने के बाद क्लेन सोफे पर बैठ जाता है। उसे अभी भी डर लग रहा था। ये फाइट 1 मिनट से भी कम चली थी, पर इतनी खतरनाक थी कि उस सिर्फ मेगोज वाले इंसिडेंट की याद आ गई। अगर मिस बॉडीगार्ड और लैंग्वेज ऑफ फाउलनेस ना होता तो वो अब तक मर चुका होता। मैरियोनेटिस्ट की पावर सच में बहुत अजीब और पावरफुल है। फिर वो उस कैरेस्टी के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि अगर फ्यूचर में वो इसका करप्शन हटा पाया तो इसे यूज करके वो सीक्वेंस 5 में एडवांस कर सकता है, बिल्कुल कैप्टन की तरह, और भी स्ट्रांग बन सकता है। अब क्लेन का ध्यान मेन इश्यू पर जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट की लड़ाई तो खत्म हो गई और रोजागो उसके पास ठीक उसी टाइम आया। मतलब MI9 का ध्यान भटकाने के लिए। MI9 ने सोचा भी नहीं होगा कि रोजागो हिम्मत करके सीधा बदला लेने आ जाएगा, और उन्होंने क्लेन पर कोई नजर भी नहीं रखी। पर अब रोजागो मर चुका है तो अब बस एक ही खतरा बचा है, उसका बॉस एम्बेसडर बेकरलैंड। क्लेन सोचता है कि असैसिनेशन शुरू हो गया होगा। क्या वो सफल हुआ? आज रात बेकरलैंड की सिक्योरिटी सबसे अगर मैं असैसिन होता तो ये मौका कभी नहीं छोड़ता। ये सोचकर क्लेन एक सिक्का निकालता है और डिविनेशन करता है, बेकरलैंड इज ऑलरेडी डेड। डिंग, सिक्का हवा में उछलता और उसके हाथ में गिरता है। हेड्स अप, पॉजिटिव रिजल्ट, बेकलैंड मर चुका है, असैसिनेशन सक्सेसफुल हो गया। ये सुनते ही क्लेन की सारी टेंशन दूर हो जाती है। फाइनली ये पूरा मामला खत्म हुआ। वो आराम से सोफे पर बैठकर खिड़की से बाहर क्रिम्सन मून को देखता है। अब सीन शिफ्ट होता है इंटिस रिपब्लिक की एम्बेसी में। 2 मिलिट्री ऑफिसर्स बेकलैंड की लाश को चेक कर रहे थे। ऑफिसर कहता है लंग्स में सीवियर डैमेज है और जो फाइनल ब्लो था वो किसी भी सीक्वेंस 5 से ज्यादा पावरफुल था। दूसरा ऑफिसर कहता है यहाँ कम से कम 4 अलग अलग बियॉन्डर पावर्स के निशान हैं, करप्शन, फ्लेश एंड ब्लड मैजिक। और तभी दोनों एक साथ बोलते हैं, शेपर्ड, ये और ऑर्डर का काम है, वो लोग पागल हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फाइनली वापस क्लेन के अपार्टमेंट में करीब 20 मिनट बाद मिस बॉडीगार्ड वापस आ जाती है। क्लेन पूछता है हो गया? वो हाँ में सर हिलाती है। क्लेन कहता है तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए शुक्रिया, मैं बाकी के 900 पाउंड्स 2 दिन में दे दूंगा। मिस बॉडीगार्ड कहती है पेमेंट मुझे ही देना, और मैंने 3 दिन की प्रोटेक्शन का प्रॉमिस किया था, सिर्फ एक बार का नहीं। ये सुनकर क्लेन का दिमाग घूम जाता है। लेडी, आप कॉन्ट्रैक्ट को कितना सीरियसली लेती हो? ये तो मेरे लिए बहुत इनकन्वीनियंट हो जाएगा। क्या आप कल मेरे साथ अफेयर पकड़ने भी चलोगी? खैर, प्रोटेक्शन संडे तक थी तो टैरो गैदरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लेन पूछता है मैं आपको क्या बुलाऊं? वो कहती है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, और इतना कहकर वो गायब हो जाती है। तो भाई, पिछले चैप्टर के एल्डर एक्शन के बाद अब सिचुएशन थोड़ी शांत हुई है। क्लेन अपने घर में है और अपनी बॉडीगार्ड मिस जस्टिस की भेजी हुई उस रेशमी लेडी के बारे में सोच रहा है। और भाई, उसके मन में पहला थॉट यही आता है कि यार ये लेडी तो सच में कमाल की है। मतलब उसका कैरेक्टर और पावर दोनों ही नेक्स्ट लेवल हैं। और ये सोचते हुए क्लेन के चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल आ जाती है। अब सोचो, उसने अकेले रोसागो जैसे एक खतरनाक मैरियोनेटिस्ट को कुछ देर के लिए बराबरी की टक्कर दी थी। इसका सीधा सा मतलब था कि वो कम से कम एक सीक्वेंस 5 बियॉन्डर तो है ही। क्लेन सोचता है कि पता नहीं वो कौन से पाथवे से है और उसकी पोशन का नाम क्या होगा। उसकी पूरी एग्जिस्टेंस ही काफी यूनिक थी, एक शीशे में रहने वाली आत्मा।
क्लेन मन ही मन मानता है कि अगर वो वहां नहीं होती तो उसे लैंग्वेज ऑफ फाउलनेस यूज करने का मौका तक नहीं मिलता और वो वहीं मारा जाता। तो एक तरह से मिस बॉडीगार्ड ने उसकी जान बचाई थी। ये सब सोचते हुए पास पड़ा न्यूज़पेपर उठाता है और पढ़ने का नाटक करने लगता है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा था। उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि क्या इस पूरे मामले में कोई लूपहोल तो नहीं रह गया। जैसे कि रोसागो का जो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक उसके पास था, उसमें से अभी भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी निकल रही थी और उसे डर था कि अगर कोई स्पिरिट विजन यूज करके देखेगा तो वो आयरन सिगार केस के अंदर भी दिख सकता है। ये एक बड़ा रिस्क था क्योंकि कोई भी उसे पकड़ सकता था। तो वो चुपके से अपना स्पिरिट विजन एक्टिवेट करता है और अपनी जेब की तरफ देखता है। उसे सिगार केस के अंदर से हल्की हल्की कलरफुल चमक दिखाई देती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं थी, काफी पतली सी थी और वो चमक उसके खुद के ऑरा के कलर के साथ मिक्स हो रही थी, जिससे उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। क्लेन को रिलीफ महसूस होता है। चलो ठीक है, सिर्फ कोई हाई सीक्वेंस बियॉन्डर ही इसे 2 लेयर्स के इंटरफेरेंस के बावजूद पहचान सकता है। और यहीं उसे एक और मिस्टिसिज्म का इंपॉर्टेंट डिटेल समझ आता है। उसे रियलाइज होता है कि क्यों हर्बल पाउडर्स और एसेंशियल ऑयल्स जैसी चीजें हमेशा मेटल की बॉटल्स में रखी जाती हैं, लकड़ी के बर्तनों में नहीं, क्योंकि उन सब में स्पिरिचुअलिटी होती है और जिसका स्पिरिट विजन अच्छा होता है वो लकड़ी के आर पार भी ऑरा का कलर देख सकते हैं। पहले वो बस रूल्स फॉलो करता था, लेकिन अब उसे रूल्स के पीछे का लॉजिक समझ आ रहा था। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। सब कुछ दोबारा चेक करने के बाद जब क्लेन श्योर हो जाता है कि सब ठीक है, तो वो न्यूज़पेपर रखकर सेकंड फ्लोर पर चला जाता है। उसका प्लान तो नहाकर पूरी तरह से रिलैक्स करने का था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मिस बॉडीगार्ड उसके घर में कहीं भी कभी भी अपीयर हो सकती है। इस थॉट से थोड़ी अनजीनेस होती है और वो बस अपना चेहरा धोता है, ब्रश करता है और गर्म पानी में पैर डुबोकर काम चला लेता है। मतलब प्राइवेसी की तो वाट लग गई थी भाई की। अपने बेडरूम में जाकर कोट उतारकर और अपना सामान छिपाने के बाद वो सीधा बेड पर गिर जाता है। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, लेकिन इतनी देर तक नर्व्स इतने टेंस थे कि उसे तुरंत नींद नहीं आ रही थी। आंखें खोलकर वो छत पर पड़ रही लाल चांदनी को देखता रहता है और कुछ भी सोचने लगता है। और यहीं से चैप्टर का मेन पार्ट शुरू होता है, उसकी रात की गहरी सोच। उसका दिमाग भटकते भटकते एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाता है, कोइंसिडेंस। उसे याद आता है कि टिंगिन सिटी में उसके साथ कितने सारे कोइंसिडेंस हुए थे, जो बाद में पता चला कि सील्ड आर्टिफैक्ट 008 की वजह से थे। और अब बैकलैंड भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मेरा यहाँ आने के बाद दूसरा ही केस मुझे अगले 3 पोर्शन के फॉर्मूला दे गया। क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है? हालांकि ये बात उसके डिवाइनेशन से मैच करती थी कि बैकलैंड में उसे पावरफुल बनने के मौके मिलेंगे, लेकिन क्या ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी और सिंपल तरीके से नहीं हो गया? सिंपल का मतलब डिफिकल्टी से नहीं था। मामला तो बहुत डेंजरस था, लेकिन उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं थे। सब सीधा सीधा हो गया। वो सोचता है कि मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो मुझे जस्टिस हैंग्डमैन और जियो से सीक्रेट ऑर्डर की इंफॉर्मेशन जुटानी थी, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की कोई छोटी मोटी लीड पकड़नी थी और बहुत सारे ट्विस्ट के बाद कम से कम 3 महीने में जाकर फॉर्मूला मिलना था। लेकिन ये क्या, 3 हफ्तों से भी कम में काम हो गया। कहीं ये सब फिर से किसी ने अरेंज तो नहीं किया है? ये डर उसके मन में बैठ जाता है। फिर वो पूरे मामले को लॉजिकली ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता है। पहला, इंटिस रिपब्लिक और सीक्रेट ऑर्डर का कनेक्शन है, ये रोजेल की डायरी से पता है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। दूसरा, एक सीयर और फेसलेस की एबिलिटीज इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट होती हैं, तो एम्बेसडर के असिस्टेंट का उथवे से होना नॉर्मल है, ये भी कोइंसिडेंस नहीं है। तीसरा, एम्बेसडर ने ध्यान भटकाने के लिए उस पर हमला करवाया और रोसागो को भेजा क्योंकि उसके सक्सेस के चांस ज्यादा थे, ये भी लॉजिकल है। चौथा, यान ने उसे हायर किया क्योंकि बाकी डिटेक्टिव्स ने मना कर दिया था और उस वक्त न्यूज़पेपर में सिर्फ उसी का एड था, ये भी नॉर्मल लगता है। लेकिन मेन पॉइंट ये नहीं है। मेन सवाल ये कि इन सब के बावजूद उसका दूसरा ही केस सीयर पाथवे के एक मिड सीक्वेंस बियॉन्डर से कैसे जुड़ गया? ये किस्मत थी, उसे ये फील नहीं हो रहा था। और फिर वो और भी पीछे जाता है। जब से वो इस दुनिया में आया है, जब मैं ट्रांसमाइग्रेट हुआ, तो मेरा पहला और दूसरा केस भी सीयर पाथवे से ही जुड़ा था, हालांकि वो 008 का अरेंजमेंट था। एंटिगोन्स फैमिली की नोटबुक ने भी मुझे अपना वारिस जैसा मान लिया था। और जब मैंने रोजेल की डायरी पहली बार पढ़ी तो उसमें भी सीयर, अप्रेंटिस और मरॉडर पाथवे को न चुनने का अफसोस था, ये भी एक कोइंसिडेंस था। ये सब सोचने के बाद उसे एक पैटर्न समझ आता है। उसे लगता है कि ये कोई कॉन्शियस अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि एक तरह का पैसिव अट्रैक्शन है, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन। मैं सीयर पाथवे से जुड़ी चीजों और लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ और वो चीजें मुझे अट्रैक्ट करती हैं। ये एक बहुत ही अजीब सी थ्योरी थी, लेकिन यही सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी। उसे लगता है कि शायद उसके अंदर ही कोई ऐसी अजीब कैरेक्टरिस्टिक है जो किस्मत को भी इन्फ्लुएंस करती है और शायद इसी वजह से वो बार बार जिंदा हो पाता है। इस थॉट के आते ही उसे ग्रे फॉग के ऊपर जाकर डिवाइनेशन करने की इच्छा होती है, लेकिन वो इस आइडिया को तुरंत रिजेक्ट कर देता है। पहला, तुम इस बॉडीगार्ड शायद शीशे से देख रही हो, और दूसरा और सबसे बड़ा रीजन कि उसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक तो खुद ग्रे फॉग ही है, तो वो उसी चीज को यूज करके उसके बारे में डिवाइन कैसे कर सकता है? ये तो इम्पॉसिबल था।
खैर वो मन को समझाता है कि जब तक कोई मैनिपुलेशन के क्लियर साइन नहीं है तब तक ये अक्षय थ्योरी ठीक है, और अब जब उसने पाथवे चुन ही लिया है तो सीक्वेंस 4 तक कुछ बदल नहीं सकता, तो वो बस एक कदम आगे बढ़ाएगा। और वो खुद से एक प्रॉमिस करता है कि वो एंटीगोन्स फैमिली का खजाना ढूंढने हॉर्नासिस माउंटेन रेंज कभी नहीं जाएगा। फिर वो मन ही मन हंसता है। मुझे फीलिंग आ रही है कि फ्यूचर में जब मैं वहां जाऊंगा तो कहूंगा कि कितनी अच्छी जगह है। ये सोचते सोचते फाइनली थकान उस पर हावी हो जाती है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। सोने से ठीक पहले वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान्स बनाता है। बियॉन्डर गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट करना, मैजिशियन के इंग्रेडिएंट्स जमा करना, कम नेगेटिव इफेक्ट्स वाले मिस्टिकल आइटम्स ढूंढना, इन्वेस्ट करना, जॉब से बचाना और सबसे इंपॉर्टेंट लेनवस को ढूंढकर अपने बदले की शुरुआत करना। अगली सुबह 7 बजे वो हमेशा की तरफ जाते हुए जब वो फुल लेंथ मिरर के पास से गुजरता है तो मिस बॉडीगार्ड अचानक से उसमें अपीयर होती है। उसकी आवाज शीशे से निकलकर क्लेन के कानों में पड़ती है। कल रात MI9 से कोई आया था। क्लेन स्माइल करता है और कहता है, उन्हें कुछ मिला तो नहीं राइट? उसे पकड़ कुछ मिला होता तो वो इतनी चैन की नींद नहीं सो पाता। मिस बॉडीगार्ड बस नहीं बोलकर गायब हो जाती है। क्लेन सोचता है, यार इसकी ये एबिलिटी तो बहुत पावरफुल है, स्पिरिट विजन से भी नहीं दिखती। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्या रोसागो के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से इसे देखा जा सकता है उन हिडन थ्रेड्स के थ्रू। ये सोचकर वो बेड से आयरन सिगार केस निकालता है, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करता है उसे खोलने से पहले ही एक हड्डी कंपा देने वाली ठंड उसकी गर्दन पर महसूस होती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसका पूरा शरीर कांप जाता है। उसके हाथ से सिगार केस छूटकर जमीन पर गिर जाता है। क्लेन को समझ आ जाता है ये मिस बॉडीगार्ड की वार्निंग थी। वो एक सूखी हंसी हंसता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और केस को वापस जेब में रख लेता है। तैयार होकर जब वो फर्स्ट फ्लोर पर आ तो लेटर बॉक्स से न्यूज़पेपर निकालता है। हेडलाइन देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बैकलैंड में इंटिस एम्बेसडर का मर्डर, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑरोरा ऑर्डर ने जिम्मेदारी ली। क्लेन हैरान था कि रिजल्ट इतनी जल्दी आ गया। फिर उसे समझ आता है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इमेज बनाने के लिए ऐसी चीजों की जरूरत होती है ताकि वो नए लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। मिस्टर काफी स्मार्ट है, वो सोचता है। न्यूज के हिसाब से ऑरोरा ऑर्डर ने जानबूझकर एक लेटर छोड़ा था जिसमें उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली थी। क्लेन एक लंबी सांस छोड़ता है। चलो ये मामला फाइनली खत्म हुआ। वो खिड़की से बाहर देखता है। हल्की धुंध और बूंदाबांदी हो रही थी। वो खुद पर हंसता है। ऐसे मोमेंट्स पर तो चमकदार धूप होनी चाहिए, है ना? और अब इतना बड़ा कांड खत्म करने के बाद उसे अपने अगले काम पर जाना था, एक एडेंट्री का केस पकड़ने। तो भाई अब सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं एम्प्रेस बोरो में अर्ल हॉल के शानदार विला में। ब्रेकफास्ट टेबल पर ऑड्रे बैठी हुई है और उसकी लाइफ देखकर ही पता चल जाता है कि वो कितनी बड़ी नोबल फैमिली से है। मतलब उसके लिए बेकन काटने, एग्स फ्राई करने और ब्रेड पर जैम लगाने के लिए भी अलग अलग मेड सर्वेंट्स हैं। ये नोबल्स की दुनिया ही अलग होती है जहां हर छोटे मोटे काम के लिए एक डेडिकेटेड स्टाफ होता है। खैर ऑड्रे अपनी चाय पी रही थी कि तभी उसके कानों में उसके पापा की आवाज पड़े जो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कुछ बड़बड़ा रहे थे। उसके पापा अर्ल हॉल एक बहुत पावरफुल बैंकर और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर थे। वो कह रहे थे ये ऑरोरा ऑर्डर वाले सच में पागल हो गए हैं। ऑरोरा ऑर्डर, ये नाम सुनते ही ऑड्रे के कान खड़े हो गए क्योंकि उसे पता था कि किससे जुड़ा है। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, उन्होंने क्या किया डैड? अर्ल हॉल ने जवाब दिया, ओह बेबी, तुम ये जानना नहीं चाहोगी। उन्होंने इंटिस के एम्बेसडर बेकरलैंड का मर्डर कर दिया है। इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। अब ये सुनकर ऑड्रे का दिमाग घूम गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। तभी उसका बड़ा भाई हिबर्ट, जो देखने में किसी क्लासिकल स्कल्पचर जैसा हैंडसम था, बोला, शायद वो किंगडम और इंटिस के बीच लड़ाई करवाना चाहते हैं। लेकिन उसके पापा ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने समझाया कि अगर ऐसा होता तो वो इतने सारे सबूत पीछे नहीं छोड़ते। जिस तरह से न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है उससे साफ पता चलता है कि किंगडम इस मामले को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। ये सब डिस्कशन चल रहा था और ऑड्रे अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। बेकरलैंड मारा गया, इसका मतलब मिस्टर ए कामयाब हो गए। वो सच में ऑरोरा ऑर्डर से हैं और उन्होंने जानबूझकर सबूत छोड़े ताकि ये साबित हो सके कि ये काम उन्होंने ही किया है और मैंने जो पैसे दिए वो बेकार नहीं गए। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। मतलब सोचो, उसने कल दोपहर को ही पहली पेमेंट की थी और आज सुबह उसे रिजल्ट भी मिल गया। एक तरफ तो वो बहुत खुश थी क्योंकि मिस्टर फूल का दिया हुआ मिशन इतनी आसानी से पूरा हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर एक डर भी था। मिस्टर ए और ऑरोरा ऑर्डर की पावर, उनके काम करने का तरीका, ये सच में डरावना था। वो मन ही मन सोचने लगी, अच्छा हुआ मैंने कल ही क्लाइंट से बात करके लोन का एग्रीमेंट कर लिया था। अब बस अगले 1-2 दिन में जियो और फोर्स के जरिए बाकी के पैसे मिस्टर ए तक पहुंचाने हैं। उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो कुछ महीनों तक मिस्टर ए की किसी भी गैदरिंग में नहीं जाएगी। खुद को सेफ रखना ज्यादा जरूरी था। ये सब सोचते सोचते जब वो अपना डेजर्ट खा रही थी तो उसे अचानक मिस्टर हैंगमैन की याद आ गई और उसके चेहरे पर एक ओंग वाली स्माइल आ गई। वो सोचने लगी, मिस्टर हैंगमैन भी इस मिशन में हिस्सा लेना चाहते थे, पर बेचारे अभी तक समुंदर, यहाँ तो मिशन खत्म भी हो गया। हा, ये सोचकर उसका मूड एकदम बढ़िया हो गया।
अब सीन शिफ्ट होता है जहां जियो और फोर्स भी अपने सामने न्यूज़पेपर रखकर बैठे थे और शॉक में थे। जियो ने अपनी दोस्त की तरफ देखकर कहा, यह मिस्टर ए ने ही किया है ना? फोर्स ने अपने हाथ में स्टोन का ब्रेसलेट घुमाते हुए कहा, शायद। जियो बोली, वो ऑरोरा ऑर्डर का ही होना चाहिए, आखिर हमने कल ही उसे 2000 पाउंड्स दिए थे। फोर्स कुछ सेकंड्स चुप रही और फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, चाहे ये मिस्टर ए ने किया हो या नहीं, हमें बाकी के 8000 पाउंड्स तो उसे देने ही होंगे। अगर हमें सर्कल में रहना है तो हम कर्ज नहीं रख सकते। ये सुनकर जियो खुश हो गई, वैसे भी पैसे तो हमें देने नहीं है और हमें इस काम के लिए 500 पाउंड्स भी तो मिलेंगे। लेकिन फोर्स को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसने कहा, मुझे लगता है कि मिस्टर ए से दोबारा मिलना खतरनाक हो सकता है। इस बार मैं आखिरी पेमेंट करने अकेले जाऊंगी। जियो को थोड़ी चिंता हुई, पर फोर्स ने उसे समझा दिया कि अगर वो साथ गई तो भागने में दिक्कत होगी। और जब वो ये सब प्लान कर ही रहे थे तभी उनके पास मिस्टर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, बस बाकी के पैसे अलग अलग बैंक्स में अलग अलग एनोनिमस अकाउंट्स में जमा कर दें। ये पढ़कर जियो और फोर्स दोनों ने एक साथ राहत की सांस ली। भाई, जान बची तो लाखों पाए। लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त मिस्टर ए खुद कहाँ था और क्या कर रहा था। वो एक मंदिर जितने बड़े बेसमेंट में अंधेरे में घुटनों के बल बैठा था और किसी चीज की पूजा कर रहा था। उसके सामने एक 3 मीटर ऊंचा स्टैच्यू था, एक ऐसे आदमी का जो उल्टा लटका हुआ था और उसके पैर जंजीरों से बंधे थे। ये स्टून के लॉर्ड का था। तभी एक और आदमी अंदर आया और बोला, मिस्टर ए, मैंने खबर भेज दी है। मिस्टर ए ने बिना मुड़े कहा, अच्छा किया। उस आदमी ने अता से पूछा, हम ये क्यों नहीं पता लगाते कि ये मिशन कमीशन किसने किया था? इस पर मिस्टर ए ने एक ठंडी आवाज से जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है। याद रखो, ये एक बहुत क्रिटिकल मोमेंट है। हमें एक कॉन्टिनेंट में बस सैफ फैलाना है ताकि हम अपने लॉर्ड की वापसी का स्वागत कर सकें। हाँ। और फिर अचानक वो जोर जोर से खांसने लगा, इतनी बुरी तरह कि वो जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून के रंग के टुकड़े निकले जो जमीन पर गिरने के बाद भी हिल रहे थे, जैसे कि वो जिंदा हो। ये सीन इतना खौफनाक था कि साथ वाला आदमी डर के मारे सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। कुछ देर बाद जब मिस्टर ए की खांसी रुकी तो उसने जमीन पर रेंगते हुए उन खून के टुकड़ों को चाटकर वापस अपने मुंह में डाल लिया। ये सीन देखकर ही समझ आ जाता है कि मिस्टर ए कितना खतरनाक और करप्ट हो चुका है। और इन सब सीरियस घटनाओं के बीच हमारा हीरो क्लाइन क्या कर रहा था? वो हिल्स्टन बोरो की एक गली में डिटेक्टिव वाला काम कर रहा था। उसका टारगेट था डोरागू गेल और उसकी मिस्ट्रेस एरिका टेलर। क्लाइन को उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना था। वो एरिका का पीछा करते हुए कुला क्लब पहुंच गया। क्लब में घुसकर ने भी एक कमरा ले लिया जो एरिका के कमरे से बस 2 कमरे दूर था। अब उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो फोटो कैसे खींचेगा। पुराने जमाने के कैमरे में एक बहुत जोरदार फ्लैश होता था और अगर वो फ्लैश चमका तो वो पकड़ा जाता। वो सोच रहा था, मैं क्या करूं, कमरे में छिप जाऊं या खिड़की से चढ़कर जाऊं? दोनों ही तरीकों से फ्लैश छिप नहीं पाएगा। वो सोच ही रहा था कि तभी उसके कमरे में लगे शीशे में मिस बॉडीगार्ड की इमेज दिखाई दी। मिस बॉडीगार्ड जो एक स्पिरिट थी और क्लाइन की प्रोटेक्टर थी। क्लाइन ने उससे कैजुअली पूछा, क्या तुम्हारे पास कैमरे का फ्लैश छिपाने का कोई तरीका है? और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, शीशे की सतह पर लहरे उठे हुए एक हाथ बाहर आया। मिस बॉडीगार्ड एक भूत की तरह शीशे से बाहर निकली, क्लाइन के सामने आई और सिर हिलाकर कहा, हाँ। और फिर जो हुआ वो एकदम माइंड ब्लोइंग था। वो झुकी और धीरे धीरे कैमरे के लेंस के अंदर फ्यूज हो गई। क्लाइन का मुंह खुला का खुला रह गया। ये डरावना लेकिन कमाल का सीन देखकर उसका कैमरा एक स्पेक्ट्रल कैमरा बन चुका था। उसने एक टेस्ट शॉट लिया और फ्लैश सिर्फ कैमरे के आसपास ही सीमित रहा। बाहर कुछ पता नहीं चला, सक्सेसफुल था। कुछ देर बाद जब एरिका अपने लवर से मिलने नीचे गई, क्लाइन ने मौका देखकर टैरो कार्ड की मदद से उसका कमरा खोला और अलमारी में छिप गया। अंधेरी अलमारी में बैठे बैठे उसे पिछली रात का खतरनाक मंजर याद आ गया। वो मन ही मन हंसा, लाइफ भी कितनी अजीब है। एक रात पहले मैं एक खतरनाक कातिल से लड़ रहा था और आज यहाँ अलमारी में छिपकर किसी को धोखा देते हुए पकड़ रहा हूँ। और इसी सोच के साथ वो दरवाज खुलने का इंतजार करने लगा। तो भाई, पिछले चैप्टर का मिशन कंटिन्यू हो रहा है। क्लेन एक कबर्ड में छुपा हुआ है और उसका टारगेट यानी वो कपल फाइनली कमरे में आ जाता है। उसने चुपके से अपना स्पिरिट एक्टिवेट किया और देखा कि 2 इंटरफेयरिंग ऑरा कमरे में एंटर कर चुके हैं। दरवाजा बंद होता है और एक आदमी की आवाज आती है, एरिका, मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ। क्लेन मन ही मन में सोचता है, अरे वाह, जैसा सोचा था ये लोएन किंगडम का जेंटलमैन है। अफेयर में भी कितना ओल्ड फैशन लग रहा है। मतलब वो मजाक में सोचता है कि अगर ये बंदा इंटिस का होता तो स्वीट हार्ट, बेबी, एंजेल जैसे शब्द चिल्ला रहा होता। यह बस एक स्टीरियोटाइप था जो उसने न्यूज़पेपर्स और नॉवेल्स में पढ़ा था, पर सिचुएशन को लाइट बनाने का उसका अपना तरीका था। खैर, एरिका सरप्राइज होकर पूछती है, अच्छा गेस करने दो, क्या वो कोई फेसमैन आई क्रीम है या फेस क्रीम या फिर लेशनी ब्रांड का कुछ? या सुनते ही क्लेन का दिमाग घूम जाता है। भाई, ये क्या क्या नाम है, उसने कभी सुने भी नहीं थे। और क्लियरली वो आदगू गेल भी कंफ्यूज हो गया था। उसको जवाब देने में 8 सेकंड लग गए और फिर वो बोला, नहीं, स्टॉकिंग्स। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है जो वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। इस दुनिया में अभी तक तेल यानी ऑयल डिस्कवर नहीं हुआ है, तो सस्ते केमिकल प्रोडक्ट्स बनते ही नहीं थे।
इसलिए सिल्क स्टॉकिंग्स एक हाई क्लास लग्जरी आइटम मानी जाती थीं। एरिका खुश होकर कहती है, अरे वाह, मुझे देखने दो। डोरागो एकदम शो ऑफ वाले टोन में बोलता है, मैंने ये कल फिल के स्टोर से खरीदे हैं, एक पेयर 30 सोली का, टोटल 5 पेयर्स लाया हूँ। यह सुनते ही एरिका और कबर्ड में छुपा क्लेन दोनों एक साथ सोचते हैं कितना महंगा है। और यार सच में महंगा था। अब जरा इस बात की ग्रेविटी समझो। क्लेन का भाई बेंसन इतने सालों से काम कर रहा है और उसकी एक हफ्ते की सैलरी सिर्फ 1 पाउंड 10 सोली है, जो कि 30 सोली के बराबर होती है। मतलब उसके भाई की पूरे हफ्ते की मेहनत का पैसा एक जोड़ी स्टॉकिंग्स के बराबर था। और उसी सैलरी में बेंसन ने अपने भाई बहन को पढ़ाया, उन्हें ठीक ठाक खाना खिलाया और रहने के लिए घर भी दिया। एक नॉर्मल स्किल्ड वर्कर तो हफ्ते का सिर्फ 20 सोली कमाता था। यह सुनकर क्लेन को एहसास होता है कि अमीर और गरीब की दुनिया में कितना ज्यादा फर्क है। बाहर डोरागो अपनी बड़ाई करते हुए कहता है, नहीं यह महंगा नहीं है, सिल्क स्टॉकिंग्स कितनी ही कीमत होती है, मैंने तो ऊपर से 5 सोली की टिप भी दी। यह बोलते हुए उसके ऑरा का कलर और भी वाइब्रेंट हो जाता है। क्लेन अंदाजा लगाता है उसने अपना कोट उतार दिया है। फिर एरिका एक सजेस्टिव टोन में कहती है, तो फिर मैं इसे ट्राई करती हूँ। और बस यहाँ से सीन थोड़ा पर्सनल होने लगता है। क्लेन के दिमाग में पहला थॉट आता है, यार फिर से लग रहा है जैसे मैं कोई, और वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट। और सिचुएशन को और ऑकवर्ड बनाने के लिए मिस बॉडीगार्ड भी तो वहीं कैमरे के अंदर मौजूद थी। क्लेन अपने स्पिरिट विजन से देख रहा था कि कैसे लाल रंग के ऑरा एक दूसरे में मिल रहे थे, जो उनके बीच की पैशन को दिखा रहा था। पर्पल कलर ऑलमोस्ट रेड हो चुका था, रेड ऑरा ग्रीन और ऑरेंज से लिपट रहा था। बाहर से आती हुई सांसों की आवाज और हैसी को सुनकर क्लेन उनके ऑरा के बदलते कलर्स से उनकी मूवमेंट और पोजीशन का अंदाजा लगा रहा था। जब उसे लगा कि अब सही मौका है, उसने चुपके से कबर्ड का दरवाजा खोला और बेड की तरफ देखा। डोरागो और एरिका एक दूसरे में उलझे हुए थे, कपड़े आधे उतरे हुए थे और मूवमेंट्स काफी इंटेंस थीं। क्लेन ने अपना स्पेक्ट्रल कैमरा उठाया और उस पैशनेट कपल पर निशाना साधा। वो बस उस एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहा था जब दोनों के चेहरे एक साथ दिखें। जैसे ही वो दोनों बेड पर गिरे, क्लेन को वो फ्रेम मिल गया और उसने शटर बटन दबा दिया। कैमरे का क्लिक बहुत हल्का था और जो तेज फ्लैश निकली वो भी एक बहुत छोटे एरिया तक ही लिमिटेड थी, तो उस कपल को कुछ पता ही नहीं चला। अब देखो, क्लेन को अपनी फोटोग्राफी स्किल्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उसने सेफ्टी के लिए कुछ और शॉट्स भी ले लिए ताकि बाद में बेस्ट वाला चुन सके। उसका प्लान था कि वो अपने एम्प्लॉयर को सिर्फ एक ही फोटो देगा, क्योंकि ज्यादा फोटोज देने से लॉयर को शक हो सकता था कि फोटो लेते कपल ने उसे नोटिस क्यूटनेस दिया। यह उसकी स्मार्टनेस थी, हर डिटेल का ध्यान रखना। सांसों की आवाजें और तेज हुई। क्लेन ने अपना कैमरा पकड़ा और एकदम फुर्ती से कबर्ड से बाहर रोल करते हुए निकला और पीछे दरवाजा भी बंद कर दिया। एकदम प्रोफेशनल स्पाई की तरह वो जमीन पर रोल करते हुए लाउंज के दरवाजे तक पहुंचा, उसे चुपचाप खोला और कॉरिडोर में वापस आ गया। काम हो गया। उसने राहत की सांस ली और फिर पोलाइटली दरवाजा बंद किया, अपने सीने पर हाथ रखा और बेड की डायरेक्शन में हल्का सा झुककर वो किया जैसे कोई आर्टिस्ट परफॉर्मेंस के बात करता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो अपने लाउंज में वापस आ गया। मिशन सक्सेसफुल। अब उसे बाकी के 7 पाउंड्स भी मिल जाएंगे और साथ ही उसे क्विला क्लब की 50 पाउंड्स की मेंबरशिप भी मिली थी, जो कि पैसों से कहीं ज्यादा कीमती थी। ये मेंबरशिप उसे बिना किसी कनेक्शन के 100 पाउंड्स में नहीं मिलती। वो मन ही मन सोचता है ये मिशन सच में काफी अच्छा था, सिंपल, सेफ और प्रॉफिटेबल। तभी अचानक कैमरे के लेंस से एक हाथ बाहर निकलता है और मिस बॉडीगार्ड अपने ब्लैक रीगल ड्रेस में धीरे धीरे बाहर आकर हवा में तैरने लगती है, पर उसका चेहरा अभी भी पीला था। अब सोचो, उसने अपनी बॉडीगार्ड को एक तरह से लाइव पोर्नो दिखाया था। तो क्लेन बहुत एम्बेरेस था और टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैं कैफेटेरिया में कुछ खाने जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगी? मिस बॉडीगार्ड एकदम न्यूट्रल टोन में जवाब देती है, मैं 2 हफ्तों तक बिना खाए रह सकती हूँ। यह बोलकर वो क्लेन की पीठ अट करती है और शीशे की तरफ तैरते हुरती है और उसमें गायब हो जाती है। क्लेन सोचता है, आखिर इसका सीक्वेंस है क्या? यह उसकी मिस्ट्री को और बढ़ा देता है। खैर, क्लेन अपना कैमरा केस में रखता है, बाथरूम जाता है और फ्रेश होता है। शीशे में खुद को देखकर वो सोचता है कि उसका लुक पहले से काफी बदल गया है, पर अभी भी पहचाने जाने का खतरा है। वो सोचता है कि जब वो सीक्वेंस 6 फेसलेस बन जाएगा तो उसे इन सब चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर के कैफेटेरिया में जाता है। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर एरन सेरेस से होती है, वही सर्जन जिसने उसे इस क्लब में रेकमेंड किया था। दोनों में नॉर्मल बातचीत होती है, देश दुनिया की खबरें डिस्कस करते हैं, जैसे इंटिस एम्बेसडर का मर्डर और नए बिल्स जो पार्लियामेंट में पास होने वाले थे। एक बिल था सिविल सर्वेंट यूनिफाइड एग्जाम का, जिसे सुनकर क्लेन को अपने भाई बेंसन की याद आती है। वो सोचता है, क्या बेंसन की तैयारी ठीक चल रही होगी? क्या मेरी मौत का उस पर कोई असर पड़ा होगा? यह मोमेंट दिखाता है कि वो आज भी अपने परिवार की कितनी परवाह करता है। बातों बातों में एरन बताता है कि वो आजकल बहुत अनलकी चल रहा है, उसकी कुछ सर्जरीज लगातार फेल हुई हैं। क्लेन के मन में आता है कि वो लक एनहांसमेंट रिचुअल के बारे में जानता है, पर वो बता नहीं सकता क्योंकि उसका इफेक्ट आपको ग्रे फॉग के ऊपर भेज देता है, जो किसी नॉर्मल इंसान के लिए समझाना इम्पॉसिबल है।
ब्रेकफास्ट के बाद क्लेन घर वापस आता है, मिस बॉडीगार्ड को उसके हिस्से के 300 पाउंड्स देता है और फोटोज डेवलप होने का इंतजार करता है। शाम को वो फिर से बाहर जाने की तैयारी करता है और इस बार उसका टारगेट्स बार। अब जब मिस बॉडीगार्ड उसके साथ है तो वो इस मौके का फायदा उठाकर बियॉन्डर सर्कल से और ज्यादा कांटेक्ट बनाना चाहता था। तो एक मिशन खत्म और अगले एडवेंचर की तैयारी शुरू। तो भाई पिछले कुछ चैप्टर से हम देख रहे हैं कि क्लेन की लाइफ में कितना कुछ चल रहा था और MI9 उसके पीछे पड़ी हुई थी, राइट। लेकिन चैप्टर 256 की शुरुआत होती है एक काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन से। घर से निकलने से पहले क्लेन सबसे पहले अपना कॉइन टॉस करके डिवाइन करता है कि क्या आज उसके लिए ब्रेवहार्ट जाना अनबेनिफिशियल है या नहीं। मतलब बंदा अपनी सेफ्टी को लेकर कर कोई चांस नहीं लेना चाहिए, बहुत स्मार्ट मूव है। जब उसे डिवाइनेशन से नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, मतलब सब सेफ है, तो वो चारों तरफ देखकर हवा में धीरे से पूछता है क्या आज कोई मुझे मॉनिटर कर रहा है। और कुछ सेकंड्स के सन्नाटे के बाद उसके ठीक पीछे से मिस बॉडीगार्ड की आवाज आती है। नहीं, क्लेन शॉक में पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन जाहिर सी बात है उसे कोई नहीं दिखता। अब ये जवाब सुनकर क्लेन के मन में एक अजीब सी हंसी छूट जाती है। वो सोचता है क्या बात है, MI9 ने तो मुझे अपनी सस्पेक्ट लिस्ट से ही पूरी तरह हटा दिया है। मतलब जैसे उन्हें ये कन्फर्म हुआ कि रोसागो की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं था, उन्होंने मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब क्लेन कंफ्यूज हो जाता है कि उसे इस बात पर गर्व महसूस करना चाहिए, अपनी बेइज्जती समझनी चाहिए। और सच भी है, एक ऐसा डिटेक्टिव जो बिल्लियां ढूंढने जैसे छोटे मोटे काम करता हो, उसे कोई भला एक एम्बेसडर के मर्डर या एक सीक्वेंस 5 एक्सपर्ट को मारने से कैसे जोड़ सकता है। ये बात क्लेन को भी समझ आ रही थी कि MI9 ने उस काफी टाइम तक मॉनिटर किया था और उन्होंने उसकी घबराहट, उसकी बेबसी, सब कुछ देखा था। तो उनके हिसाब से ये लड़का किसी को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। खैर, इन सब बातों को दिमाग से निकाल करके अपनी हाफ टॉप हैट पहनता है, अपनी सिल्वर वाली केन उठाता है और 15 स्ट्रीट से बाहर निकल जाता है। वो 2 सोली खर्च करके एक रेंटल कैरिज लेता है और सीधा पहुंचता ब्रेवहार्ट्स बार। वहां पहुंचकर वो एक रेगुलर कस्टमर की तरह अंदर जाता है, बॉक्सिंग रिंग के आसपास चिल्ला रहे शराबी लोगों को पार करता है और बार काउंटर पर जाकर हाथ मारता है। एक ग्लास साउथवेल बियर। बारटेंडर उसे देखकर धीरे से कहता है कास्पर्स कार्ड रूम 3 में है। क्लेन स्माइल करता है और उसे 5 1 पेनी कॉपर कॉइन्स दे देता है। फिर अपनी बियर का लकड़ी का कप उठाकर वो वहां के सबसे शोर वाले और बदबूदार एरिया से गुजरता हुआ कार्ड रूम 3 के दरवाजे पर नॉक करता है। अंदर का सीन ऐसा था कि कास्पर्स अपने साथियों के साथ अनलिमिटेड स्टेक्स वाला टेक्स पोकर खेल रहा था और भाई उसके सामने चिप्स नहीं बल्कि कैश और सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था, मतलब एकदम असली माल। क्लेन को घूरते हुए देखकर कास्पर्स, जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा निशान था, अपनी लाल नाक सिकोड़ता है और एकदम कैजुअली कहता है मुझे चिप्स पसंद नहीं है, उनमें असली फील नहीं आता। असली मजा तो कैश की बनावट और सिक्कों के वज़न में है, बिल्कुल औरतों की तरह। ये लाइन बोलकर कास्पर्स थोड़ा फ्राउन करता है और पूछता है तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो। क्लेन सीधे जवाब नहीं देता, बस इशारे से बाहर बात करने के लिए कहता है। कास्पर्स को गुस्सा आ जाता है, मेरे यार इस हैंड में इन सबको साफ करने वाला था, शिट मैं फोल्ड कर रहा हूँ। वो अपने कार्ड्स टेबल के बीच में फेंकता है और लंगड़ाते हुए दरवाजे तक आता है और क्लेन से कहता है तुम्हारे पास कोई अच्छा रीजन होना चाहिए। कार्ड रूम से बाहर एक कोने में आकर क्लेन दबी आवाज में कहता है मुझे जानना है कि पिछली बार जैसी सबसे रीसेंट गैदरिंग कब होगी। कास्पर्स उसे शक की निगाह से देखता है, क्या तुम्हारी मैरिक के साथ डील नहीं हुई थी। क्लेन कहता है ये बॉडीगार्ड हायर करने के बारे में नहीं है, सच कहूं तो मैं अब उन चीजों में बहुत इंटरेस्टेड हो गया हूं। और ये बात वो सच बोल रहा था। कास्पर्स थोड़ा हिचकिचाता है और फिर कहता है आज रात एक गैदरिंग है, ऑर्गेनाइजर वही है जो पिछली बार था, लेकिन तुम्हें आधे घंटे से ज्यादा इंतजार करना होगा। मैं पहले उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूं, पिछली बार तुमने अपनी रेपुटेशन दिखाई थी तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। क्लेन अपनी जेब में रखे बिल्स को छूते हुए कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। इस पर कास्पर्स ऐसे दिखाता है जैसे वो बहुत जेनरस हो और कहता है तुम्हें इस बार सिर्फ 1 पाउंड देना होगा। क्लेन मुस्कुराता है, ये वर्थ है। पेमेंट करने के बाद क्लेन एक सीट ढूंढकर बैठ जाता है और अपनी बियर पीते हुए रिंग में हो रही फाइट देखने लगता है। वो मन ही मन सोचता है इन दोनों को तो मैं एक साथ ही हरा सकता हूँ। लगभग 10 मिनट बाद कास्पर्स वापस आता है और धीरे से कहता है वो लोग मान गए हैं, हम आधे घंटे बाद निकलेंगे। होली लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम वो मास्क नहीं भूले होगे। क्लेन हमें जवाब देता है। वो अपनी बियर धीरे धीरे पीने लगता है और पूरे आधे घंटे में वो 500 ml बियर खत्म करता है। रास्ता वही था जो पिछली बार था और वो घर भी वही था जिसमें कोई लाइट नहीं थी। क्लेन अपना आयरन मास्क पहनता है जो सिर्फ उसका आधा चेहरा ढकता था और कास्पर्स को एक रिदम में दरवाजा नॉक करते हुए देखता है। क्लेन तुरंत नोटिस करता है ये रिदम पिछली बार से अलग है, ये लोग इसे हर बार बदलते हैं। दरवाजा थोड़ा सा खुलता है और अंदर से एक जोड़े के बाहर झांकती हैं। अंदर जाने के बाद का प्रोसेस भी सेम था। क्लेन वही हुड वाला रोप पहन लेता है जिससे उसका पूरा चेहरा परछाई में छिप जाए। ये वही लिविंग रूम था जहां मोमबत्ती की धीमी रोशनी थी, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फर्क था। क्लेन बिल्कुल भी नर्वस या टेंशन में नहीं था।
बल्कि वो आराम से बैठकर चारों तरफ देख रहा था। उसे अपनी गर्दन के पीछे ठंडी हवा का एहसास होता है, जिससे वो कन्फर्म हो जाता है कि मिस बॉडीगार्ड बिना किसी को पता चले उसके साथ अंदर आ चुकी है। यही उसके कॉन्फिडेंस का राज था। वो सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, इस गैदरिंग में कोई सीक्वेंस 5 एक्सपर्ट नहीं है, शायद सीक्वेंस 6 का भी कोई न हो। थोड़ी देर लोगों की बातें सुनने के बाद वो देखता है कि गोल चेहरे वाला एपोथेकरी कुछ बोलने की अपनी पोजीशन बदलता है। जैसा कि क्लेन ने उम्मीद की थी, एपोथेकरी अपना हाथ उठाकर कहता है, ब्लैक स्नेक सीवर्स में मर गया है और वो जानवर अभी भी वहां खुले घूम रहे हैं। वो स्नेक मर गया। ये खबर सुनकर क्लेन हैरान रह जाता है। ब्लैक स्नेक वही आदमी था जिसने उसे लिसनर के रिमेन्स बेचे थे और जिसे ऑरोरा ऑर्डर का मेंबर माना जाता था। क्लेन सोचता है, उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं थी, फिर भी वो सीवर्स में जानवरों को साफ करने जैसे सिंपल मिशन में कैसे मर गया। तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती है। जब उसे ज़रियल की लाश मिली थी, तब उसे सीवर्स में गहराई से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी थीं, और जब तक वो इयान को लेकर वहां पहुंचा, ज़रियल की बॉडी के कुछ हिस्से अजीब जानवर खा चुके थे। हालांकि वो जगह यहां से काफी दूर थी, लेकिन क्या इन दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन हो सकता है? पर क्लेन के पास इसे वेरीफाई करने कोई तरीका नहीं था। ब्लैक स्नेक की मौत की खबर उस अंधेरे कमरे में आग की तरह फैल जाती है और लोगों में एक डर का माहौल बन जाता है। एपोथेरी अपने हाथ पीट कर कहता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। अब क्योंकि एपोथेकरी ने पिछली बार क्लेन को बिना डरे सलाह दी थी, तो क्लेन सोचता है कि उसकी मदद करनी चाहिए। वो अपनी आवाज को भारी बनाकर कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बाकी की हर्ब्स को भूल जाता और वहां दोबारा कभी नहीं जाता। एपोथेकरी हिचकिचाते हुए पूछता है कि वो बहुत जल्दी मैच्योर होने वाली हैं और वो जानवर ज्यादातर बाहर नहीं आते। क्लेन जानबूझकर कहता है, ब्लैक स्नेक के पीछे जरूर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसकी मौत की जांच जरूर होगी और मुझे यकीन है कि तुम उनसे मिलना नहीं चाहोगे, राइट? ये सुनकर एपोथेकरी सिरलाता है से उसने अपना मन बना लिया हो। क्लेन आगे कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एनोनिमसली इस मामले को पुलिस को भी रिपोर्ट कर देता। क्या यह सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं। क्लेन बिना किसी एक्सप्रेशन के समझाता है, तो जब सीवर्स में जानवर ब्लैक स्नेक को मार सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत खतरनाक हैं और हम सब बैक ओन में रहते हैं। अगर कोई बड़ी तबाही हुई तो हम भी उसमें फंस सकते हैं। इसलिए सबसे ऑप्शन है कि पुलिस का ध्यान इस तरफ खींचा जाए और ऑफिशियल्स को ये मैटर हैंडल करने दिया जाए। हम बिना किसी रिस्क के एक अच्छा आउटकम एंजॉय कर सकते हैं, अच्छा है ना? जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, ओल्ड जेंटलमैन आई ऑफ विजडम तालियां बजाता है। क्या शानदार आइडिया है। हम ऑफिशियल बियॉन्डर से डरते हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्लेन मन ही मन मुस्कुराता है। वो इसलिए क्योंकि मैं खुद एक ऑफिशियल बियॉन्डर था। मेरी सोच तुम जैसे जंगली लोगों से अलग ही होगी। इसके बाद क्लेन फिर से एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन जाता है और लोगों को चीजें बेचते खरीदते देखता है। गैदरिंग खत्म होने पर आई ऑफ विजडम लोगों को हर 3 मिनट में एक एक करके भेजना शुरू करता है। इस बार क्लेन नोटिस करता है कि वहां कम से कम 5 एल्गल एग्जिट थे ताकि कोई किसी को फॉलो न कर सके। आधे घंटे बाद रूम में सिर्फ 3 लोग बचते हैं, आई ऑफ विजडम, क्लेन और एपोथेकरी। आई ऑफ विजडम क्लेन को देखकर हंसता है, लगता है तुम काफी लकी हो। क्लेन समझ जाता है कि उसने पहचान ली। वो स्माइल करता है, हाँ मेरा दांव काम कर गया। ये सुनकर एपोथेकरी चौड़ी आंखों से क्लेन को घूरता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास लक को इफेक्ट करने वाला कोई मिस्टिकल चार्म है? मैंने तो तुम्हें मरा हुआ इंसान मान लिया था। तुम कितने डायरेक्ट हो। क्लेन डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब देता है, शायद मैं खुद ही काफी लकी हूँ। आई ऑफ विजडम कहता है, यंग लैड हमेशा अपनी किस्मत पर दांव मत लगाओ, खासकर ऐसे मामलों में। क्लेन जूली कहता है, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं इस गैदरिंग में आया हूँ ताकि कोई यूजफुल आइटम खरीद सकूं। अब मैं भी आप लोगों जैसा ही हूँ, हमारे जैसा। एपोथेकरी एक लंबी सांस लेता है। मुझे अपने टीचर की बात सुननी चाहिए थी। टीचर, ये शब्द सुनकर क्लेन दिमाग घूम जाता है। वो पूछता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एपोथेकरी कहता है, मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि ऐसा पाथ चुनो जो किसी को काफी लकी बनाए, लेकिन आखिर में मैंने मेडिसिन बनाने वाला पाथ चुन लिया। नतीजा ये हुआ कि मुझे 2 साल से अपनी अगली सीक्वेंस के पोषण इंग्रेडिएंट्स ही नहीं मिले। मुझे तुम्हारी किस्मत से जलन होती है। लकी बनाने वाला पाथवे, ये तो मॉन्स्टर सीक्वेंस पाथवे जैसा लगता है। इसका मतलब ये सच में लाइफ स्कूल ऑफ थॉट से है। वो क्लेन सोचता है, तो तुमने ये पाथ क्यों चुना? एपोथेकरी अचानक अपनी पीठ सीधी करता गर्व से करता है, और ये एक मर्द की चॉइस है। जब मुझे पता चला कि मैं ऐसी दवा बना सकता हूं जो उस फील्ड में मेरी एबिलिटी को बढ़ा सकती है, तो मैंने बिना सोचे समझे ये पाथ चुन लिया। और इस शॉकिंग और फनी खुलासे के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो भाई, पिछले एपिसोड में क्लेन एक बियॉन्डर गैदरिंग में पहुंचा था, जहां वो एक क्लाउन की तरह एक्ट कर रहा था और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। अब इस चैप्टर में वो वहां मौजूद लोगों से बातचीत करना शुरू करता है और यहाँ से हमें कुछ बहुत ही क्रेजी और इंटरेस्टिंग बातें पता चलने वाली हैं। तो सीन ये है कि क्लेन उस अपोथेकेरी यानी दवा बनाने वाले बियॉन्डर से बात कर रहा है। क्लेन ने उससे पूछा कि भाई, तू बैकलैंड में क्या कर रहा है? तू यहाँ क्यों आया? और भाई साहब, उस अपोथेकेरी ने जो जवाब दिया ना, उसे सुनकर क्लेन का तो एक्सप्रेशन ही बदल गया। अच्छा हो उसने लोहे का मास्क पहना था,
वरना उसकी शौक वाली शक्ल सब देख लेते। सच बताऊं तो ये रीजन सुनकर मैं भी हिल गया था। उस बंदे ने बड़े आराम से बताया, मुझे बैकलैंड इसलिए पसंद कि यहाँ बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स हैं। मतलब वाट, ये क्या लॉजिक हुआ? वो आगे और डिटेल में बताने लगा कि कैसे यहाँ गली म्यूजिक हॉल्स के बाहर हर जगह अलग अलग तरह की प्रोस्टिट्यूट्स मिलती हैं। कोई प्रोफेशनल, कोई पार्ट टाइम, कोई पहले नौकरानी थी, कोई वर्कर। और वो कहता है कि सुना है वेस्ट बोरो में तो कभी कभी कंगाल हो चुकी अमीर घर की औरतें भी मिल जाती हैं, और उसे इस बात का इंतजार है। भाई, ये सुनकर क्लेन भी सोच में पड़ गया होगा कि मैं किस नमूने से बात कर रहा हूँ। ये इतना वियर्ड रीजन था कि क्लेन ने फटाफट टॉपिक ही चेंज कर दिया। उसने पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें रोका नहीं जब तुमने ये रास्ता चुना? अपोथेकेरी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उसने तो मुझे जड़ी बूटियों की सारी नॉलेज देने के बाद लात मार बाहर निकाल दिया और बोला कि जाओ दुनिया घूमो और लाइफ को एक्सपीरियंस करो। वो थोड़ा गुस्से में बोला, हद तो ये है कि उसने ये भी नहीं बताया कि अगले पोशन के इंग्रेडिएंट्स कहाँ मिलेंगे। और फिर वो क्लेन की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम्हें कभी स्प्रिंग ऑफ एल्व्स मैरो क्रिस्टल्स के बारे में पता चले तो प्लीज मुझे बताना, मैं तुम्हें उसके लिए पे करूंगा। उसने ये भी कहा, तुम एक लकी आदमी लगते हो, क्या पता तुम्हारी वजह से मेरी इच्छा पूरी हो जाए। क्लेन ने कैजुअली हाँ बोल दिया और फिर एक बहुत ही स्मार्ट सवाल पूछा। उसने कहा, ठीक है, जब ऐसा होगा तो क्या मैं उस इंग्रेडिएंट के बदले तुमसे अपोथेकेरी का पोषण फॉर्मूला ले सकता हूं? अब देखो क्लेन का दिमाग, वो हमेशा आगे की सोचता है। उसे पता था कि एक अपोथेकेरी सपोर्ट के लिए कितना यूजफुल हो सकता है, लेकिन उस मोटे अपोथेकेरी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मैं ये सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को ही सिखा सकता हूँ। ये सुनकर क्लेन समझ गया कि ये जरूर लाइफ स्कूल ऑफ का कोई रूल होगा। हो सकता है उसने कोई कसम खाई हो। लेकिन फिर अपोथेकेरी हंसते हुए बोला, पर मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि अपोथेकेरी का फॉर्मूला मिलेगा कहाँ, यहीं बैकलैंड में। ये सुनकर क्लेन को थोड़ी राहत मिली कि चलो, एक उम्मीद तो है। अब इससे पहले कि गैदरिंग खत्म होती, क्लेन ने एक और सवाल पूछा, और ये सवाल उसने अपनी बॉडीगार्ड के लिए पूछा था। उसने पूछा, अपोथेकेरी, क्या आपके पास मेंटल डिसऑर्डर या ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए कोई दवा है? ये बेसिकली एक एक्टिंग थी ताकि उसकी बॉडीगार्ड को लगे कि क्लेन अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर सीरियस है और इलाज ढूंढ रहा है। अपोथेकेरी ने तुरंत कहा, हाँ, एक सिडेटिव है, 10 सोली का एक अगली गैदरिंग में तुम्हारे लिए 4 ले आऊंगा। यकीन मानो, ये हॉस्पिटल वालों से कहीं ज्यादा असरदार है। मैंने इसमें स्पिरिचुअलिटी वाले मटेरियल्स भी मिलाए हैं। 10 सोली मतलब बहुत महंगा था, क्योंकि नॉर्मल मार्केट में ये 1 या 2 सोली का मिलता था। खैर, क्लेन ने फिर आई ऑफ विजडम की तरफ देखकर पूछा कि क्या वो अगली गैदरिंग में आ सकता है। आई ऑफ विजडम ने हाँ कह दिया और उसे अगली मीटिंग का सीक्रेट तरीका बताया। उसने समझाया कि बैकलैंड मॉर्निंग पोस्ट न्यूज़पेपर पर नजर रखना। जब उसके 5वें पेज पर अर्नस्ट फर्म का कोई ऐड आएगा तो समझ जाना कि अगले दिन 8 बजे यही मीटिंग है। और दरवाज खटकाने का पैटर्न भी ऐड में दी गई कीमतों पर बेस्ड था। कितना कॉम्प्लिकेटेड लेकिन कूल तरीका है ना। इसके बाद आई ऑफ विजडम थोड़ा इमोशनल हो गया और बियॉन्डर्स की मुश्किल लाइफ के बारे में बताने लगा। उसने कहा, जो बियॉन्डर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होते, उनकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती जितनी लगती है। एक तरफ हमें अपनी पहचान छिपानी पड़ती है, ऑफिशियल से बचना पड़ता है, और दूसरी तरफ खुद को पागल होने से या कंट्रोल खोने से भी रोकना पड़ता है। उसने बताया कि कैसे बॉर्डर्स इन्हीं 2 वजहों से मारे जाते हैं, या फिर इंग्रेडिएंट्स की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। उसने कहा कि उसने ये गैदरिंग इसीलिए शुरू की थी ताकि सब एक दूसरे की मदद कर सकें। ये सब सुनकर क्लेन ने भी मन में सोचा कि हाँ, ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन मेरे पास मिस्टर हैंगडमैन और दसन है जो मुझे रेयर इंग्रेडिएंट्स ढूंढने में मदद कर सकते हैं। उसने रिस्पेक्ट से आई ऑफ विजडम को सिर झुकाया। इसके बाद क्लेन ने मौके का ठाते का फायदा उल दागा, एक और सवाल दागा, जेंटलमैन, क्या आपके पास कोई मिस्टिकल आइटम है, ऐसा जो बहुत खतरनाक ना हो और जिससे मैं अपनी प्रोटेक्शन कर सकूं? अब यहाँ क्लेन का प्लान था कि पहले आइटम देखो, कीमत पता करो और फिर उसी हिसाब से पैसे कमाने का टार्जी। मन ही मन में वो सोच रहा था कि भाई, अभी जेब में तो पैसे नहीं है, पर पूछने में क्या हर्ज है। अपोथेकेरी ने तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन आई ऑफ विजडम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरे पास कुछ है। तुम्हें किस तरह का आइटम चाहिए? क्लेन समझ गया कि ये बंदा जरूर स्वेन पाथवे का है, जो आइटम्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। क्लेन ने कहा, कोई ऐसी चीज जो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो और जिसमें कॉम्बैट स्किल्स के अलावा कुछ मिस्टिकल पावर्स हो। आई ऑफ विजडम ने जवाब दिया, मेरे पास एक आइटम है जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट को सूट करता है। उसका पुराना कोड नेम था 2081। 2081 ये कोड नेम सुनते ही क्लेन के होश उड़ गए। ऊपर से तो वो कंफ्यूज्ड होने का नाटक कर रहा था, पर अंदर से वो पूरी तरह शॉक में था, क्योंकि ये तो चर्च ऑफ एवरनाइट के सील्ड आर्टिफैक्ट्स का नेमिंग सिस्टम था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चर्च का एक सील्ड आर्टिफैक्ट यहाँ ब्लैक मार्केट में मिल रहा है। आई ऑफ विजडम ने उसे समझाना शुरू किया, देखो, बहुत से मिस्टिकल आइटम्स के खतरनाक साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए 7 ऑर्थोडॉक्स चर्चेज उन्हें ढूंढकर सील कर देते हैं। उन्हीं को सील्ड आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। उसने बताया कि इन आर्टिफैक्ट्स को डेंजर के हिसाब से ग्रेड्स में बांटा गया है, 0, 1, 2।
और 3 जिसमें ग्रेड 0 सबसे खतरनाक होता है, इतना खतरनाक कि वो एक देश या पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। ये इन्फॉर्मेशन क्लेन के लिए बहुत बड़ी थी। उसे लगा कि ये बंदा सच में बहुत नॉलेजेबल है। आई ऑफ विजडम ने बताया कि उसका ये आर्टिफैक्ट 281 उसे चीजों को समझने और एनालाइज करने में मदद करता है, यहाँ तक कि वो दुश्मन की बियॉन्डर पावर्स को भी पहचान सकता है और उन्हें कॉपी करने की कोशिश भी कर सकता है। मतलब ये तो एक सुपर पावरफुल आइटम था। नॉलेज इज पावर का परफेक्ट एग्जाम्पल। क्लेन ने एक्साइटेड होकर पूछा, ये कितने का मिलेगा और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? आई ऑफ विजडम ने बताया, ये तुम्हारे दिमाग को हमेशा हाई स्पीड पर चलाता रहेगा और अगर तुमने लिमिट से ज्यादा यूज किया तो तुम एक मंदबुद्धि बन जाओगे। और फिर उसने बॉम्ब फोड़ा, सॉरी, ये बेचने के लिए नहीं है, ये मेरा बेस्ट कलेक्शन है। मैंने इसे 6800 पाउंड्स में खरीदा था। ये सुनकर क्लेन का मुंह बन गया। मतलब इतनी हाइप बनाने के बाद बोल दिया कि बेचना ही नहीं है। आई ऑफ विजडम हंसा और बोला, मैं तुम्हें तो दूसरे आइटम्स रिकमेंड कर सकता हूँ। उसने एक ब्रोच एक हेड के बारे में बताया जिनकी अपनी अपनी पावर्स और साइड इफेक्ट्स थे और जिनकी कीमत 1500 से 3500 पाउंड्स के बीच थी। क्लेन ने बस सिर हिलाकर कहा, मैं सोचूंगा और अगली गैदरिंग में फैसला करूंगा। और उसने स्माइल करते हुए कहा, वैसे भी अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है, जहां क्लेन को बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन तो मिली लेकिन कोई आइटम हाथ नहीं लगा। पर अब उसके पास नए गोल्स थे। तो कहानी शुरू होती है बैकलैंड के एक बारिश वाली रात से। कंक्रीट की सड़कें गीली और गंदी हो चुकी हैं और क्लेन एक किराए की गाड़ी में बैठा आराम से बाहर का नजारा देख रहा है। सड़कों पर गैस लैंप्स की रोशनी है लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी धुंधली लग रही है। लोग या तो हैट पहने हैं या छाता लेकर चल रहे हैं। मतलब एकदम टिकल रेनी नाइट वाला माहौल है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर जैसा कि हम जानते हैं क्लेन के साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। अचानक से गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है। एक ठंडी और अजीब सी हवा चलने लगती है। क्लेन झटके से पलटता है और देखता है कि उसके ठीक सामने मिस बॉडीगार्ड बैठी हुई है अपने ब्लैक गोथिक ड्रेस में। भाई वो आई कब पता ही नहीं चला, एकदम से जैसे हवा में से मैटेरियलाइज हो गई। ये सीन हमेशा मुझे क्रीपी लगता है। तो मिस बॉडीगार्ड आते ही कहती है, उस आई ऑफ विजडम ने मेरी प्रेजेंस को सेंस कर लिया। उसकी आवाज हमेशा की तरह इथीरियल थी, जैसे कोई सपने में बात कर रहा हो। क्लेन इस बात से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। उसे पहले से ही इस बात का अंदाज था। वो कहता है, उसके काफी सारे मिस्टिकल आइटम्स हैं, शायद उन्हीं की वजह से उसने तुम्हें सेंस कर लिया होगा। मुझे तो शक है कि उसके पीछे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये पॉइंट बहुत वैलिड है, जरा सोचो। आई ऑफ विजडम के पास इतने सारे पावरफुल आइटम्स अकेले कैसे आ सकते हैं? सिर्फ गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज करके इतना अमीर बनना और रेयर आइटम्स कलेक्ट करना बहुत मुश्किल लगता है। यहाँ तक कि वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगेस, जो 7 ग्रेट पायरेट एडमिरल्स में से एक था, उसके पास भी सिर्फ एक क्रीपिंग हंगर था। तो एक अकेले आदमी के पास इतनी दौलत और इतने आइटम्स। क्लेन मन ही मन मजाक करता है जैसे उसके घर में सोने की खान हो या वो कोई बैंक चलाता हो। खैर, क्लेन ये डिटेल मिस बॉडीगार्ड को नहीं बता कि उसे लगता है आई ऑफ विजडम चर्च ऑफ गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी या चर्च ऑफ गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम से हो सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसा बताता तो मिस बॉडीगार्ड को पता चल जाता कि क्लेन कोई नया बेयॉन्डर नहीं है। उसे काफी कुछ पहले से पता है। ये एक स्मार्ट मूव था। अपने राज छुपा कर रखना बहुत जरूरी है इस दुनिया में। तभी अचानक मिस बॉडीगार्ड का ध्यान खिड़की की तरफ जाता है और वो कहती है, खून की बहुत तेज स्मेल आ रही है। खून की स्मेल? क्लेन कंफ्यूज होकर खिड़की से बाहर देखता है। वहां एक सुनसान सी गली थी और गली के एंट्रेंस एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी जिसने बहुत ही शानदार ड्रेस पहनी हुई थी। तभी एक राहगीर वहां से गुजरता है और उस औरत को ध्यान से देखकर चिल्लाता है। उसकी चीख से गाड़ी का घोड़ा भी डर जाता है और गाड़ी धीरे हो जाती है। और इसी बीच गैस लैंप की रोशनी में क्लेन को वो सीन साफ दिख जाता है। जमीन पर पड़ी औरत का चेहरा एकदम पीला था। उसके पेट पर एक बहुत गहरा घाव था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स निकाल लिए गए हों। ये सीन कितना ब्रूटल और शॉकिंग था। जमीन पर चारों तरफ गाढ़ा खून बह रहा था। एक क्वालिफाइड फॉर्मर नाइट हॉक होने के नाते क्लेन के दिमाग में फौरन ऐसे ही कई पुराने केसेस की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये साफ साफ किसी डेविल वर्शिप से जुड़ा हुआ मामला लग रहा था। और जब भी डेविल वर्शिप की बात आती है तो एक ही नाम सामने आता है, द ब्लड सैंक्टिफाई सेक्ट। ये एक बहुत पुरानी और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, 4th एपोक से चली आ रही है। बेसिकली ये डेविल की पूजा करने वाले अलग अलग क्लैंस का एक लूज अलायंस है और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए ये लोग ऐसे ब्रूटल मर्डर्स करते हैं। मिस बॉडीगार्ड भी धीरे से बोलती है, लगता है ये ब्लड सैंक्टिफाई सेक्ट का काम है। और ये बोलकर वो गायब हो जाती है जैसे उसे इस सब से कोई फर्क ही न पड़ा हो। गाड़ी आगे बढ़ जाती है और क्लेन देखता है कि पुलिस भी सीन पर पहुंच चुकी है। तो वो गाड़ी से उतरने का आइडिया ड्रॉप कर देता है और एक आम नागरिक की तरह वहां से निकल जाता है। एक्टिंग तो करनी पड़ेगी, आखिर वो अब डिटेक्टिव शर्लॉक मोरियार्टी है। उसके दिमाग में ब्लड सैंक्टिफाइड और उनके डेविल पाथवे की डिटेल्स घूमने लगती हैं, जिसे क्रिमिनल पाथवे भी कहते हैं। सीक्वेंस 9 क्रिमिनल होता है जिनकी बॉडी स्ट्रांग होती है और क्रिमिनल इंस्टिंक्ट्स तेज होते हैं। फिर आता है सीक्वेंस 8 अनविंग्ड एंजेल,
जहां से इंसान अपनी कॉन्शियंस खो देता है और उसे बुराई में मजा आने लगता है। और फिर सीक्वेंस 7 सीरियल किलर जो डेविल को खुश करने के लिए स्पेशल तरह के सीरियल मर्डर्स करते हैं। मतलब जैसे जैसे सीक्वेंस बढ़ता है इंसान पूरी तरह शैतान बनता जाता, पर क्लेन जल्द ही इन सब थॉट्स को साइड कर देता है। वो सोचता है मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, ये केस तो कोई न कोई बियॉन्डर स्क्वाड जैसे मैंडेटेड पनिशर्स या नाइट हॉक्स हैंडल कर ही लेगी, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक वो अपने घर 15 मिस्क स्ट्रीट पहुंचता है वो उस मर्डर केस के बारे में लगभग भूल चुका होता है। वो अपने रूटीन काम निपटाता है, जैसे कि फोटोग्राफ्स डेवलप करवाना, मिसेज मैरी के लिए एविडेंस रेडी करना और पुलिस स्टेशन से 10 पाउंड्स का बेल मनी वापस लेना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट काम, मिस बॉडीगार्ड की पेमेंट वो पूरे 600 पाउंड्स मिस बॉडीगार्ड को दे देता है। अब उसके पास सिर्फ 146 पाउंड्स 8 सोली और 5 पेन, उसका सारा लिक्विड कैश खत्म। सोचो एक पावरफुल बॉडीगार्ड रखना कितना महंगा है। खैर, दोपहर में वो अपने लिए एक टी-बोन स्टेक बनाता है और आराम से लंच एंजॉय कर रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी डोर बेल बजती है। क्लेन को लगता है मिसेज मैरी आई होंगी, पर इतनी जल्दी। वो जाकर दरवाजा खोलता है और सामने एक ओल्ड फैशन जेंटलमैन खरकोट था, हल्का ग्रे ओवरकोट, सिल्क की टॉप हैट और हाथ में एक ब्लैक और गोल्ड केन। उसकी नीली आंखें बहुत शार्प थीं और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। वो आदमी आकर पूछता है क्या आप डिटेक्टिव शर्लॉक मोरियार्टी हैं? क्लेन उसे अंदर बुलाता है। उस आदमी का नाम था मिलेट कार्ट और वो एक नया केस लेकर आया था। कार्टर बताता है कि उसने बैकलैंड में विलियम स्ट्रीट पर एक नया घर खरीदा है। वो उस घर को रेनोवेट करवा रहा था जब उसे बेसमेंट में एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। वो दरवाजा एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में खुलता है। उसे लगा कि अंदर खतरा हो सकता है, इसलिए उसने काम रुकवा दिया और सर्वेंट्स को भी वहां जाने से मना कर दिया। अब वो चाहता है कि क्लेन, एक प्राइवेट डिटेक्टिव, उस अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करे और पता लगाए क्या है और वो सेफ है या नहीं। इस काम के लिए वो 50 पाउंड्स देने को तैयार था। 50 पाउंड्स, ये एक नॉर्मल डिटेक्टिव के लिए 2-3 महीने की इनकम के बराबर था। क्लेन ने पूछा, आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है। कार्टर कहता है कि वो नहीं चाहता कि ज्यादा लोग, खासकर गवर्नमेंट, इस बारे में जाने। अगर अंदर सब सेफ हुआ तो वो उस स्ट्रक्चर को अपने घर का हिस्सा बनाना चाहता है। सिंपल सा मतलब है, उसे कोई खजाना मिलने की उम्मीद है जिसे वो शेयर नहीं करना चाहता। ये एक रिस्की काम था। अंडरग्राउंड रूइंस, सीक्रेट ट्रेजर्स, अंदर कुछ भी हो सकता था। क्लेन कहता है मुझे सोचने का टाइम दीजिए, और एक बहाना बनाकर बाथरूम चला जाता है। अब देखो, यहाँ क्लेन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। उसके साथ मिस बॉडीगार्ड है तो वो ग्रे फॉग के ऊपर जाकर डिविनेशन नहीं कर सकता, इसलिए वो बाथरूम में अकेले एक कॉपर पेनी से डिविनेशन करता है। वो कॉइन उछाल कर पूछता है क्या मुझे ये कमीशन एक्सेप्ट करना चाहिए? कॉइन का रिजल्ट पॉजिटिव आता है। किंग का पोर्ट्रेट ऊपर होता है, मतलब हाँ। पर सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। वो हवा में धीरे से पूछता है तुम्हारी इंट्यूशन क्या कहती है? और शीशे में मिस बॉडीगार्ड का फिगर दिखता है। वो कहती है थोड़ा खतरा है पर ज्यादा नहीं। डबल कंफर्मेशन मिल गई। अब क्लेन को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो वापस लिविंग रूम में जाता है और मिस्टर कार्टर से एक स्माइल के साथ कहता है मैं ये कमीशन लेता हूँ। और यहीं से क्लेन का एक नया और मिस्टीरियस एडवेंचर शुरू होने वाला था। तो भाई, पिछले चैप्टर के बाद अब क्लेन को एक नया केस मिल गया है। मिलेट कार्टर नाम के एक ओल्ड जेंटलमैन ने उसे हायर किया है एक पुराने घर के नीचे मिले सीक्रेट स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही क्लेन की जेब में आ गए थे पूरे 10 पाउंड्स एडवांस। उस जमाने में ये भी अच्छी खासी रकम थी, लेकिन क्लेन ने पैसे मिलते ही फौरन काम शुरू नहीं किया। नहीं, उसने शाम चार्जे का अपॉइंटमेंट लिया। अब मिस्टर कार्टर को लगा होगा कि डिटेक्टिव मोरियार्टी को अपनी टीम तैयार करने में टाइम लगेगा, इसलिए वो मान गए। लेकिन असली बात तो ये थी कि क्लेन बेचारा अपना लंच कर रहा था और क्लाइंट के आने से उसका स्टेक ठंडा हो गया था। तो जैसे ही मिस्टर कार्टर गए, क्लेन ने फटाफट वो ठंडा स्टेक खाया और मन ही मन सोचा यार इन लोगों को लंच के क्यों आना होता है। खैर, पेट भरने के बाद वो बर्तन साफ करने लगा। अभी ये सब चल ही रहा था कि दोपहर के 2 बजे मिसेज मैरी आ गईं, जिनके पति के अफेयर का पता क्लेन ने लगाया था। उनके साथ उनकी दोस्त स्टेलिन सैमर भी थीं। मिसेज मैरी की आंखें सूजी और लातिसाफ्ता चल रहा था कि वो बहुत रोई हैं, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और शांति थी। क्लेन ने उन्हें एक एनवेलप दिया जिसमें उनके पति की तस्वीर थी। मिसेज मैरी ने एक गहरी सांस ली, एनवेलप खोला और फोटो को देखा। उनकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था जब उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, आप सबसे एफिशिएंट डिटेक्टिव हैं जिनसे मैं आज तक मिली हूं। ये कहते हुए उन्होंने बचे हुए 7 पाउंड्स निकालकर क्लेन को दिए, जैसे ये बस एक बिजनेस डील हो। और फिर बिना क्लेन का कोई जवाब सुने वो तेजी से मुड़ी और दरवाजे की तरफ चल दी। वो इतनी जल्दी में थीं कि दरवाजे पर लड़खड़ा भी गईं, लेकिन उनकी दोस्त ने उन्हें संभाल लिया। क्लेन ने ये सब चुपचाप देखा। उसने ये भी नोटिस किया कि मिसेज मैरी अपना पोर्टेबल कैमरा तो भूल ही गईं। उसने मन में सोचा कोई बात नहीं, मैं ये कैमरा मिसेज सैमर को दे दूंगा, वो उन्हें पहुंचा देंगी। इस सीन से ये पता चलता है कि क्लेन सिर्फ एक डिटेक्टिव नहीं है, वो लोगों की भावनाओं को भी समझता है। उसे पता था कि इस वक्त मिसेज मैरी को अकेला छोड़ देना ही बेहतर है,
इसके बाद क्लेन ने एक छोटी सी नैप ली और फिर अपने नए केस के लिए तैयार होने लगा। उसने मैप पर देखा, विलियम स्ट्रीट वेस्ट बोरो और एम्प्रेस बोरो के बॉर्डर पर थी, जो बैकलैंड का एक पॉश इलाका था। वो मन ही मन कैलकुलेट करने लगा। वेस्ट बोरो में एक अच्छा घर करीब 2500 पाउंड्स का आता है। मिस्टर कार्टर का घर तो एक पुराने वाइसकाउंट का है, मतलब वो कम से कम 3500 या शायद 5 आउंस का होगा। ये सोचते सोचते उसकी आंखों में चमक आ गई। इतने बड़े घर के नीचे मिला स्ट्रक्चर, मतलब केस काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और ये बात भी उसके दिमाग में खटकी कि इतना अमीर आदमी अपने साथ कोई सर्वेंट या अटेंड क्यों नहीं लाया था। शायद वो बैकलैंड में नए थे और अभी सेटल हो रहे थे। ये छोटी छोटी डिटेल्स दिखाती हैं कि क्लेन का दिमाग एक डिटेक्टिव की तरह हर वक्त काम करता रहता है। खैर, शाम 4 बजे वो टैक्सी लेकर विलियम स्ट्रीट पहुंचा। वहां घर के बाहर एक वैलेट उसका इंतजार कर रहा था। घर के अंदर घुसते ही दिखा कि वहां जोरों शोरों से रिनोवेशन का काम चल रहा था। हर तरफ धूल और कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा था। मिस्टर कार्टर ने इस मेस के लिए माफी मांगी और बताया कि वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली के बैकलैंड आने से पहले घर पूरी तरह तैयार हो जाए। यहीं पर क्लेन एक क्लासिक मुंह चलता है। उसने बड़े सीरियस होकर कहा, मैं कई डॉक्टर्स को जानता हूं, वो कहते हैं कि नए रिनोवेट हुए घर में तुरंत नहीं रहना चाहिए। कम से कम 3 महीने हवा लगने देनी चाहिए, वरना बूढ़े और बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। जब मिस्टर कार्टर ने पूछा कि क्या ये सच है, तो क्लेन ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, यह बात एम्परर रोजेल के जमाने से चली आ रही है। भाई साहब, रोजेल का नाम सुनते ही मिस्टर कार्टर ने फौरन मान लिया। क्या कमाल का ब्लफ था। फिर मिस्टर कार्टर ने क्लेन से पूछा, मिस्टर डिटेक्टिव, आप अकेले आए हैं, आपका कोई असिस्टेंट नहीं है, अंदर खतरा हो सकता है। अब क्लेन के दिमाग में तो असिस्टेंट रहा था, बस तुम उसे देख नहीं सकते। लेकिन उसने बाहर से एक प्रोफेशनल जवाब दिया, ये मेरा पहला विजिट है, मैं बहुत सावधानी से आगे बढ़ूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं फौरन पीछे हट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई इनएक्सपीरियंस असिस्टेंट होता तो वो मेरे फुर्तीले एक्शन में रुकावट बन सकता था। ये सुनकर मिस्टर कार्टर और भी इम्प्रेस हो गए। उन्हें लगा कि ये डिटेक्टिव में प्रोफेशनल है। इसके बाद मिस्टर कार्टर क्लेन को बेसमेंट में ले गए। वो बेसमेंट किसी नोबल की प्रॉपर्टी जैसा ही था, बड़ा पत्थर का बना हुआ और दीवारों पर कैंडलस्टिक्स लगे हुए थे। एक कोने में एक सीक्रेट पत्थर का दरवाजा था जो रिनोवेशन के दौरान वर्कर्स को मिला था। मिस्टर कार्टर ने क्लेन को एक जलता हुआ लैंटर्न दिया और उसे सेफ रहने की सलाह देकर वहीं रुक गए। क्लेन ने अपना एक ग्लव पहना, अपनी केन संभाली और उस पत्थर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा धकेला, एक भारी चरमराहट की आवाज आई और सामने एक अंधेरा गलियारा खुल गया। क्लेन ने अपनी स्पिरिट एक्टिवेट की और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। गलियारे के दोनों तरफ लकड़ी के दरवाजे थे जो सड़ने लगे थे, लेकिन ज्यादा पुराने नहीं लग रहे थे। मतलब ये स्ट्रक्चर उतना भी एंशियंट नहीं था, ऐसा वो सोच रहा था। वो गलियारे के आखिर तक पहुंचा जहां एक काले पत्थर का डबल डोर था। यहाँ टेंशन बढ़ जाती है दोस्तों। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। एक जोरदार घर्षण की आवाज के साथ दरवाजा खुलने लगा और जैसे ही दरवाजा खुला, क्लेन की स्पिरिट विजन में अलग अलग रंगों के ऑरा का एक सैलाब आ गया। उसका दिल जोर से धड़का और वो फौरन कुछ कदम पीछे हट गया। और फिर जो हुआ उसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। दरवाजे के ऊपर से अजीब चिपचिपा काला एक सांप था और फिर एक के बाद एक सैकड़ों हजारों सांप ऊपर से गिरने लगे और दरवाजे पर उनका ढेर लग गया। दरवाजे के उस पार एक बहुत बड़ा हॉल था और उस हॉल के बीच में अनगिनत सांप एक दूसरे से लिपटे हुए थे, जिससे लगभग 10 मीटर सांपों का एक घिनौना घोंसला बन गया था। ये सीन देखकर क्लेन की तो हालत ही खराब हो गई। उसका सिर सुन्न पड़ गया और वो 2 कदम और पीछे हट गया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट सामने आता है। हमारे हीरो शर्लॉक मोरियार्टी को सांपों से बहुत ज्यादा डर लगता है। ये डर उस बचपन के एक ट्रॉमा से जुड़ा था। जब वो छोटा था तो छिपकर अपने पेरेंट्स के साथ एक मूवी देख रहा था जिसमें एक बिल्डिंग टूटने पर सांपों का एक बहुत बड़ा घोंसला था। वो सीन उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस गया था। उसने घबराकर हवा में पूछा, तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है? वो अपनी इनविजिबल बॉडीगार्ड से बात कर रहा था। मिस बॉडीगार्ड उसके बगल में अपीयर हुई, लेकिन कुछ बोली नहीं, बस उसे देखती रही। जब एक सांप उनकी तरफ रेंगने लगा तो क्लेन ने फिर से खांसकर पूछा, कोई सॉल्यूशन है क्या? इस बार भी मिस बॉडीगार्ड ने कुछ नहीं कहा। वो बस हवा में तैरी और अचानक वूश, पूरे गलियारे में एक बर्फीली ठंडी हवा चलने लगी। हॉल के अंदर का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा और सारे सांप जो ठंडे खून के जीव होते हैं, गर्मी की तलाश में इधर उधर भागकर गायब हो गए। 2-3 मिनट में ही पूरा हॉल खाली हो गया और जमीन पर बर्फ की एक पतली परत जम गई। ठंड से क्लेन दांत किटकिटाने गए। उसने कहा, बस बस काफी है। ठंडी हवा रुक गई और मिस बॉडीगार्ड फिर से गायब हो गई। क्लेन ने हिम्मत करके उस बड़े हॉल में कदम रखा। वहां 8 बड़े बड़े पिलर्स थे और छत से उल्टे कैंडलस्टिक्स लटक रहे थे। एक हिस्ट्री स्टूडेंट होने के नाते क्लेन इस यूनिक स्टाइल को देखते ही पहचान गया। उसने मन में सोचा, ये स्ट्रक्चर, ये तो 4th एपॉक का है और इस रहस्यमय खोज के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो भाई, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि क्लेन एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रूइन में अपनी बॉडीगार्ड के साथ घुस चुका था और अब वो उसे एक्सप्लोर करने वाला था।
जैसे ही क्लेन अपना लैंटर्न ऊपर उठाता है, अंदर का नजारा देखकर उसे एक झटका सा लगता है। ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल था, मतलब एकदम डिसऑर्डरली, एसिमेट्रिकल और हर जगह काले रंग का इस्तेमाल, ये नॉर्मल नहीं था। ये अजीब स्टाइल सीधा इशारा कर रहा था फोर्थ एपोक की तरफ, जो हिस्ट्री का एक ऐसा मिस्टीरियस दौर था जिसके बारे में आज के हिस्ट्रियंस को भी बहुत कम जानकारी है। ओरिजिनल क्लेन हिस्ट्री का स्टूडेंट था, तो उसे इस दौर के बारे में काफी कुछ। स्टाइल की सबसे खास पहचान थी सीलिंग से उल्टे लटकते हुए कैंडलस्टिक्स। ये देखते ही क्लेन समझ गया कि वो किसी मामूली जगह पर नहीं है, ये फोर्थ एपोक का रेलिक है। ये वो दौर था जब सोलोमन एम्पायर, ट्यूडर एम्पायर और ट्रूनसवेस्ट एम्पायर जैसे बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, और उन सबका स्टाइल लगभग ऐसा ही था। अब सिचुएशन और इंटेंस क्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और दोनों तरफ लगे कैंडलस्टिक्स को गिनना शुरू करता है। लेफ्ट में 41 और राइट में 40। भाई सोचो ये कितना ग्रैंड और बड़ा हॉल रहा होगा। और ये गिनती दिखाती थी कि इस जगह का मालिक को बहुत ही पावरफुल नोबल या शायद कोई रॉयल मेंबर था। यहाँ से मिस्ट्री और भी गहरी होने वाली थी। जब क्लेन हॉल के आखिर में पहुंचता है तो उसकी नजर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पड़ती है, और वहां रखी थी दो विशाल लोहे जैसी काली कुर्सियां। दो एक नहीं बल्कि दो बराबर की कुर्सियां। अब यहीं पर स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। फोर्थ एपोक की हिस्ट्री के हिसाब से वहां हायरार्की बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, मतलब हमेशा एक ही टॉप लीडर होता था। तो फिर दो बराबर की कुर्सियां रखने का क्या मतलब है? क्या यहाँ दो बराबर पावर वाले लीडर थे? ये बात तो पूरी हिस्ट्री की किताबों के खिलाफ जा रही थी। क्लेन खुद भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये उसके नॉलेज के बिल्कुल बाहर था। वो धीरे से अपनी बॉडीगार्ड से कहता है, और तभी उसके ठीक पीछे से एक ठंडी डरावनी आवाज आती है। इसमें क्या स्ट्रेंज है भाई साहब? ऐसी सुनसान और खाली जगह पर अगर कोई अचानक पीछे से बोलेगा तो किसी का भी हार्ट फेल हो सकता है। क्लेन किसी तरह खुद को संभालता है और उस आवाज को, यानी मिस बॉडीगार्ड को, पूरी बात समझाता है कि ये आर्किटेक्चर और दो कुर्सियां क्यों अजीब हैं। मिस बॉडीगार्ड उसकी बात सुनती है और फिर एक ऐसा सवाल पूछती है जो क्लेन को फंसा देता है, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? अब क्लेन उसे ये तो बता नहीं सकता कि वो दूसरी दुनिया से आया है और यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ता था, तो वो मन ही मन उसे कोसता है, लेकिन बाहर से मुस्कुरा कर एक बढ़िया सा बहाना बना देता है, अगर मैं डिटेक्टिव नहीं बनता तो शायद एक मेहनती हिस्टोरियन बन जाता। ये सुनकर मिस बॉडीगार्ड चुप हो जाती है और सीधा प्लेटफॉर्म पर तैरते हुए चली जाती है। क्लेन भी लैंटर्न लेकर उसके पीछे पीछे जाता है। वो विशाल कुर्सियां इतनी बड़ी थीं जैसे किसी 3 मीटर लंबे जाइंट के लिए बनाई गई हों, और फिर उसकी नजर पड़ती है कुर्सियों के पीछे बने एम्ब्लेम्स पर। एक कुर्सी पर एक काले रंग का क्राउन बना था और दूसरी पर एक हाथ था जिसमें एक राजदंड यानी सेप्टर पकड़ा हुआ था। क्लेन सोच ही रहा था कि इनका क्या मतलब होगा, तभी मिस बॉडीगार्ड अचानक बोल पड़ती है, ये ट्यूडर फैमिली का एम्ब्लेम है। क्लेन शॉक हो जाता है। ट्यूडर फैमिली मतलब फोर्थ एपोक की रॉयल डायनेस्टी। इसका मतलब ये जगह ट्यूडर एम्पायर के किसी बहुत बड़े आदमी की थी, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि मिस बॉडीगार्ड उस एम्ब्लेम को पहचानती थी। ये एक बहुत बड़ा हिंट था कि मिस बॉडीगार्ड का पास्ट भी फोर्थ एपोक से जुड़ा हो सकता है, लेकिन दूसरे एम्ब्लेम यानी ब्लैक क्राउन को वो भी नहीं पहचान पाती। यहाँ क्लेन एक बहुत गहरी थ्योरी लगाता है। वो सोचता है कि शायद फोर्थ एपोक के तीनों बड़े एम्पायर्स के रूलर्स यानी सोलोमन, ट्यूडर और ट्रूनसोएस्ट असल में ब्लैक एम्पर पाथवे के ब्यूंडर्स थे। ये एक ऐसा पाथवे है जिसमें अपनी पावर्स को स्टेबल रखने के लिए एक्टिंग करनी पड़ती है, मतलब उन्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो उनके पाथवे से जुड़े हों। शायद इसीलिए उन तीनों एम्पायर्स का स्टाइल एक जैसा था, क्योंकि उन्हें ऐसा करने की जरूरत थी। ये एक बहुत ही डीप और माइंड ब्लोइंग थ्योरी थी जो पूरी हिस्ट्री को एक नए नजरिए से देखती थी। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें 7 बड़े बड़े काले पत्थर के दरवाजे दिखाई देते हैं, 2 लेफ्ट में, एक बीच में और 4 राइट में, परफेक्टली एसिमेट्रिकल, जैसा कि फोर्थ एपोक का स्टाइल था। क्लेन डिवाइनेशन के लिए एक सिक्का उछालता है कि किस तरफ से शुरू करें, और जवाब आता है लेफ्ट। जैसे ही वो लेफ्ट वाले पहले दरवाजे के पास पहुंचता है, मिस बॉडीगार्ड ठंडी आवाज में कहती है, राइट में भी सब सेम ही है, मतलब उसका सिक्का उछालना बेकार गया। ये सुनकर क्लेन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर बने सिंबल को देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरवाजे पर डार्क सेक्रेड एम्ब्लेम बना था, यानी एवरनाइट गॉडेस का सिंबल। ये कैसे हो सकता है? एवरनाइट गॉडेस जो एक ट्रू गॉड हैं, उनका सिंबल फोर्थ एपोक एक मिस्टीरियस महल में। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। क्या उस जमाने में चर्च ऑफ एवरनाइट ने ट्यूडर डायनेस्टी को सपोर्ट किया था? वो कांपते हुए हाथों से उस भारी पत्थर के दरवाजे को धक्का देता है। चरर की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है और लैंटर्न की रोशनी अंदर जाती है, और अंदर जो नजारा था उसने क्लेन के पूरे बिलीफ सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अंदर एक बहुत विशाल स्टैच्यू था, लगभग 4 से 5 मीटर लंबा। ये एक बेहद खूबसूरत लेडी का स्टैच्यू था जो लेटी हुई थी। उसका चेहरा थोड़ा धुंधला था और उसने एक क्लासिकल ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। उसे देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई रात और सितारों को एक साथ देख रहा हो। स्टैच्यू ये हूबहू एवरनाइट गॉडेस जैसा लग रहा था। और यहीं पर सबसे बड़ी और सबसे डरावनी प्रॉब्लम थी। कैप्टन डैन उसे बताया था कि ट्रू गॉड्स के कभी भी इंसानी रूप वाले स्टैच्यू नहीं होते, उनके सिर्फ सिंबॉलिक एम्ब्लेम होते हैं। इंसानी रूप वाले स्टैच्यू तो सिर्फ इविल गॉड्स के होते हैं।
ये देखते ही क्लेन का दिमाग सुन्न पड़ जाते हैं। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या इसका मतलब ये कि एवरनाइट गॉडेस जिसे वो पूछता है वो कभी एक इविल गॉड थी, या फिर ये ट्यूडर फैमिली जानबूझकर गॉडेस की बेइज्जती कर रही थी, या फिर कैप्टन का नॉलेज ही अधूरा था? हजारों खतरनाक सवाल उसके दिमाग में कौंध रहे थे, लेकिन जवाब एक का भी नहीं था। ये एक ऐसा राज था जो दुनिया के से बड़े सच को बदल सकता था। और इसी भयानक सस्पेंस के साथ क्लेन फैसला करता है कि वो बाकी के 6 दरवाजे भी खोलकर देखेगा। न जाने उन दरवाजों के पीछे और कितने शॉकिंग सस का इंतजार कर रहे हैं।